व्हाट्सअप एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन के अंदर। और इस सेशन में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को, जो रेलेवेंट होने वाला है फॉर सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस मई 2023 वालों के लिए, राइट। तो आने वाले मतलब कम से कम हम लोग ये जो रिवीजन सेशन है, हमारी जो रेगुलर बैच है वो कंप्लीट हो चुके हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब मैं ऐसे कई सारे रिवीजन सेशन, जो फास्ट वाले रिवीजन सेशन है, वो आप लोगों के लिए लाने वाला हूं। कंपैरेटिवली ये स्पीड वाला होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये रिवीजन है, नाम में रिवीजन लिखा है ना, तो ऐसा थोड़ा स्पीड में होने वाली है ये चीज, है ना। तो आपको काफी अटेंटिव रहना है और फटाफट हम लोग सारी चीजों को देखते हुए चलने वाले हैं, राइट। मैं अगर बात करूं आपके साथ, अगर आपने इस टेलीग्राम चैनल और अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर फॉलो नहीं किया है, कर लीजिएगा। मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस होती है सीए इंटरमीडिएट से रिलेटेड, वो इस चैनल के ऊपर, दैट इज यूट्यूब के ऊपर अनअकैडमी सीए चैनल के ऊपर होती है। वही दूसरी अगर मैं बात करूं पेड क्लासेस की, तो इसके लिए आपको प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना होता है, जिसके लिए आपको आईजी सर कोड का यहां पे प्रयोग करना होता है। अनअकैडमी के ऊपर फ्री क्लासेस होती है जो स्पेशल क्लासेस के नाम से जानी जाती है। तो ये जो स्पेशल क्लासेस होती है, ये अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर होती है, जिसके लिए आपको डाउनलोड करना होता है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और उसके बाद यूज करना होता है कोड आईजी सर करके, राइट। तो इस कोड का प्रयोग करने से आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर, और जो फ्री क्लासेस होती है उसके लिए फ्री एक्सेस भी मिल जाता है, राइट। तो चलिए अब शुरुआत करेंगे आज के इस अमेजिंग से सेशन की। चैप्टर नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करने वाले, और चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड जितनी भी चीजें पहले उसको फिनिश ऑफ करेंगे। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को पूरा कंक्लूड करते हुए चलेंगे। इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस है, जिसके ऊपर से सवाल, जिसके ऊपर से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, वो सारी चीजों को बढ़िया तरीके से पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। यस, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो एक मिनट जस्ट, हाँ चलो, हाँ। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो देन हम लोग क्या करेंगे, देन फिर उससे रिलेटेड हम लोग उसके बाद हम लोग जाएंगे कौन सी चीज के ऊपर, चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 के ऊपर से एक सवाल तो आता ही आता है, ये तो पक्की बात है। तो ऐसे केस के अंदर एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से उसको भी फिनिश ऑफ करेंगे। चलिए आ जाइए, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के ऊपर आते हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर बहुत सारी आप लोगों को डेफिनेशंस दे के रखिए। बेसिकली चैप्टर नंबर 1 दो ही सेक्शंस के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, और सेक्शन नंबर 2 जो कि आपके साथ बात करता है अलग अलग डेफिनेशन से रिलेटेड। बराबर, बिल्कुल बराबर। अब देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके साथ, इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि जो कंपनीज एक्ट है उसको, वो 470 सेक्शन एंड 7 शेड्यूल्स उसके अंदर होते हैं। ये सारे 470 सेक्शन और 7 शेड्यूल को इन्होंने डिवाइड करके रखा है। कितने चैप्टर्स के अंदर? 29 चैप्टर्स के अंदर इन लोगों ने इसे डिवाइड कर रखा है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग कंपनीज एक्ट? टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सिंप्लीफाई रेगुलेशन, स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, और रेगुलेशन एंड कंटेम्पररी करने के लिए ये 4-5 ऐसी चीजें बेटा जिसके लिए क्या आया गया था, जिसके लिए ये वाली चीज आई गई है, या इनफैक्ट मैं कहूं जिसके लिए कंपनीज एक्ट आया गया था। अब हम लोग शुरुआत करते हैं सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 ये कहता है, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। जो कंपनीज एक्ट है बेटा, ये एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, एंड अकॉर्डिंगली इसकी एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड चर्चा करता है। कंपनीज एक्ट कौन से चीजों के ऊपर या कौन से कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है? सबसे पहला, वो सारी कंपनीज जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब वो कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर हुई है, उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। वो कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर या उससे पहले, जैसे 1911 या उससे पहले जो भी कंपनीज एक्ट होंगे, उसके अंदर भी अगर इनकेस रजिस्टर हुई है, तो उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगने वाला है। दूसरी वाली चीज, अगर इंश्योरेंस कंपनी है बेटा, तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। बैंकिंग कंपनीज है तो बैंकिंग कंपनीज के ऊपर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। उसके अलावा अगर कोई ऐसी कंपनी जो जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में है, सुनना, जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी अगर कोई कंपनी है, उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। लेकिन ये 3 कंपनीज जो है ना, इनके बारे में खास बात है बेटा। ये 3 कंपनीज के बारे में खास बात क्या है कि अगर इनका खुद का एक्ट और कंपनीज एक्ट के बीच में घमासान युद्ध होता है, तो इसमें जीतने वाला कौन है? इनका रिस्पेक्टिव एक्ट। मतलब स्पेसिफिक एक्ट को आप हमेशा इज्जत दीजिएगा, ऐसा मैं नहीं, ऐसा कंपनीज एक्ट कह रहा है कि स्पेसिफिक एक्ट अगर कुछ कहता है तो वो स्पेसिफिक एक्ट की सुनना। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कंपनीज एक्ट आप लोगों के साथ कह रहा है। फिर इसके अलावा एनी अदर कंपनीज जो भी स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्नड है, वो वाली चीजें आ जाएंगी। और उसके अलावा सेंट्रल
गवर्नमेंट जैसे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस को बताती है कि इस कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट लगाइए, तो ऐसे केस के अंदर वो सारी कंपनीज को भी हमको मानना होगा। तो फटाफट बताइए, एक तो कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट या प्रीवियस कंपनी लॉ, दूसरा इंश्योरेंस, तीसरा बैंकिंग, फिर इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद स्पेशल और सेंट्रल गवर्नमेंट जो चीजें बोले वो सारे चीजों के ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होते हुए चलता है। क्या आप बात को समझ गए? यस सर। अब उसके बाद देखिए, अब मैं अगर बात करूं, हम लोग डेफिनेशन से रिलेटेड चर्चा करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन और ये उसके क्लॉजेज, देखो सेक्शन नंबर 2 और बाकी जितनी भी चीजें है ना बेटा, ये क्लॉजेज है या सब सेक्शन है, तो मैं आपको बता दूं कंपनीज एक्ट के अंदर यहां पे क्लॉजेज चलते हैं, ठीक है। सब सेक्शन मत मानियो इसको आपको क्लॉजेज मानना होगा। चलो सबसे पहला देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पहले उसको कवर करते हुए चलेंगे, और उसके बाद फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2, और फिर उसके बाद जो बची कुछ डेफिनेशन है फिर निपटाएंगे। क्योंकि ये, अब मुझे एक बात बताइए, एवरेज प्रोस्पेक्टस इससे रिलेटेड यहां से सवाल नहीं डालेगा, फिर वो प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड सवाल आएगा। यहां पे स्पेसिफिक कोई ऐसी डेफिनेशन जिसमें जम के ऐसा कुछ पूछा जा सकता है, ये एकदम बवाल चीज हो सकती है, वहां से क्वेश्चन कभी भी इंस्टीट्यूट पूछता है, ठीक है। चलिए सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनका क्या कहना है? तो यहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है वो सारे स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग, और उसके अंदर जो भी चेंजेस होते हैं एज पर सेक्शन 113 हम एप्लीकेबिलिटी लगवाते हैं। अब जब हमने सेक्शन नंबर 133 से पूछा, सेक्शन नंबर 133 से पूछा कि बताइए जरा कौन से आप किसकी बात कर रहे हो करके, तो सेक्शन नंबर 133 कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनकी बात मान लेना। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आईसीआई एंड निफ्रा टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं? टाइम टू टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाते हैं जो एप्लीकेबल क्लास ऑफ कंपनीज के ऊपर, मतलब वो एप्लीकेबल क्लास ऑफ कंपनीज को फॉलो करना होता है। तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 133 ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आईसीआई, और फिर उसके साथ कौन बेटा? सौतन मतलब निफ्रा, ये लोग मिलके क्या करेंगे? ये दोनों के साथ कंसल्टेशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेबल क्लासेस ऑफ कंपनीज के लिए क्या बतवाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बतवाता है। सभी बताइएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बतवाता है, बराबर। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये स्पेसिफाई किए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या? निफ्रा जो कॉन्स्टिट्यूट, अनटिल एंड अनलेस निफ्रा कॉन्स्टिट्यूटेड था तो तब तक सारी चीजें आईसीआई करता था, लेकिन अब आईसीआई क्या करता है? स्टैंडर्ड्स को बनाता है, निफ्रा उसके ऊपर निफ्रा अपना ज्ञान देता है कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए करके, फिर वो ज्ञान को सुनते हुए अकॉर्डिंगली सामने वाले स्पेसिफिक कंपनीज के ऊपर उसको एप्लीकेबल करवा दिया जाता है। तो ये उनकी बात की गई, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है क्या कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होंगे? सेक्शन नंबर 113 वाले एप्लीकेबल होंगे। 113 क्या बोलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे स्पेसिफाई करेंगी? एक तो आईसीआई, फिर उसके बाद निफ्रा, और उसके बाद एक्टिवेट करवा देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर, एकदम बराबर। चलिए आइए उसके बाद देखो आर्टिकल्स का क्या मतलब होता है? आर्टिकल्स का मतलब होता है जो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी बनाए गए थे आपने ओरिजिनली, उसके अंदर आपने जो भी अल्टरेशन किया टाइम टू टाइम, और उसके अलावा अगर प्रीवियस कंपनी लॉ का भी कोई रेलेवेंस आता है तो वो, और इस कंपनी लॉ का भी अगर कोई परस्यूएंस, कोई रेलेवेंस आता है तो उस चीज को भी आप लोग सुनते हुए चल लेना। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में सिंपल सा मतलब होता है कि जो आपने ओरिजिनली बनाया प्लस उसके अंदर अगर आपने कोई भी चेंजेस किए तो उसे हम लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस कहते हैं, उसे हम लोग आर्टिकल कहते हैं। अब यहां पे बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से रिगार्डिंग जो है एसोसिएट कंपनी की। अब एसोसिएट कंपनी क्या कहता है? चलिए ध्यान दीजिएगा एकदम बढ़िया तरीके से। देखिए ये एक कंपनी है, जब ये कंपनी दूसरे कंपनी के अंदर, सुनो मित्रों, मैं यहां पे बात करूंगा, इस कंपनी का नाम है ए, इस कंपनी का नाम है बी। मैं कहूंगा कि बी कंपनी जो है ना, ये जो कंपनी है ये ए वाले की एसोसिएट कंपनी है। कब मैं कहूंगा? जब ए बी के अंदर कम से कम 20% की शेयर होल्डिंग अपने नाम पे रखता है। मतलब अगर 100% की 100 शेयर्स है बी कंपनी के अंदर, तो कम से कम मिनिमम 20 शेयर्स होने चाहिए किसके पास? ए के पास। से लेके कब तक? से लेके 50 तक, समझिए 50% ऑफ होल्डिंग तक। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जब ए सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस झलकाता है बी के ऊपर, तो हम लोग कहते हैं बी यहां पे एसोसिएट कंपनी बन जाती है
एक ही। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि जब मैं कम से कम एटलीस्ट 20% का इन्वेस्टमेंट दूसरे कंपनी के अंदर करता हूं, लेकिन दूसरी कंपनी मेरी सब्सिडियरी नहीं होती। अब सब्सिडियरी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसके अंदर 50% से ज्यादा का हमारा स्टेक होता है, तो उसे हम लोग सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं। तो सिंपल सा मतलब ये निकलता है यहां पे कि 20 से लेके अगर 50% तक हम लोग आ जाए, 50% तक की होल्डिंग दूसरे कंपनी में रखे, तो उसे हम लोग एसोसिएट कंपनी का दर्जा दे देंगे। यही नहीं, अभी तो और सुनो, उसके अंदर बोला गया कि अगर आप कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी संभालते, वो सब्सिडियरी में बोला है, यहां पे नहीं बोला है, वो सब्सिडियरी में, कि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के केस में भी अपन लोग क्या बनवा सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति को यहां पे, मतलब वो खैर सब्सिडियरी के वक्त बढ़ाऊंगा। तो यहां पे बोला गया सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो सिग्निफिकेंट एंड नॉट सब्सिडियरी। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कम से कम 20% एंड नॉट सब्सिडियरी मतलब 50% से नीचे वाली बात होगी। तो टोटल वोटिंग पावर का कम से कम 20% आप लोगों के पास होना चाहिए, तब जाके हम लोग कहेंगे कि आप क्या बना रहे हो, दूसरे वाले को सब्सिडी एसोसिएट कंपनी आप बना रहे हो। क्या आप बात को समझे? यस। उसके बाद सुनना और सुनिएगा अभी क्या बोला है यहाँ पे। जॉइंट वेंचर भी अगर कंपनी होती है ना, अगर कोई दो कंपनीज जॉइंट वेंचर में आती है, तो ऐसे केस के अंदर भी उसे एसोसिएट कंपनी ही बोली जाती है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग एसोसिएट कंपनी ही कहते हैं। जैसे अब सुनना, जॉइंट वेंचर के अंदर क्या होता है। जॉइंट वेंचर के अंदर फॉर एग्जांपल ए और बी साथ में आते हैं, ठीक है, ए और बी साथ में आते हैं, ये साथ में मिलके क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, सब कुछ साथ में मिलके इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे, और जितना भी इनका प्रॉफिट्स वगैरह हुआ वो प्रॉफिट्स को वापस डिस्ट्रीब्यूट कर डालते हैं। तो ऐसे केस के अंदर इसे क्या बोला जाता है, इसे हम लोग कहते हैं, सभी लोग बताइए ना, ऐसे सिस्टम को जॉइंट वेंचर बोला जाता है, जहां पे दो कंपनीज आती है, धंधा करती है, धंधे से जो भी प्रॉफिट हुआ उसको वापस लेके निकल लेती है। तो ऐसे केस के अंदर उसे जॉइंट वेंचर, और जॉइंट वेंचर के केस में भी हम लोग इसे एसोसिएट कंपनी का दर्जा देते हैं। उसके बाद बोला गया है कि अगर कोई कंपनी फिड्यूशियरी कैपेसिटी में शेयर्स को होल्ड करती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे क्या बना लो, एसोसिएट कंपनी बनवा लो करके, आप ऐसा नहीं बोल सकते। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 20% रिलायंस की होल्डिंग है या 25% की रिलायंस की होल्डिंग है। मैं क्योंकि बाहर जा रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने रतन टाटा जी से रिक्वेस्ट किया कि रतन टाटा जी एक काम कीजिए ना, मेरे ये शेयर्स को होल्ड करके रखिए, रिलायंस के जो 25% शेयर मेरे पास है। तो मुझे आप एक बात बताइए, मैं फिड्यूशियरी कैपेसिटी में अगर शेयर किसी को देके जा रहा हूं, तो क्या वो यहां पे एसोसिएट कंपनी बनवा ले? नहीं। वैसे तो एसोसिएट कंपनी ही बनवा सकती है, कोई इंडिविजुअल एसोसिएट कंपनी नहीं बोल सकता कि ये कंपनी मेरी एसोसिएट है करके, ऐसा नहीं बोल सकता। लेकिन मान लो अगर मैं टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को मैं शेयर देके जाता, तो ये बात नहीं हो जाती कि उस कंपनी को, मतलब रिलायंस को हम लोग क्या बनवा ले, एसोसिएट बनवा ले करके, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। समझे आप बात को? हाँ कह दो फटाफट, यस सर। चलिए आइए अब उसके बाद अगर मैं कहूँ आपके साथ, अब हम लोग आएंगे कौन से, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। तो इसके अंदर सारे आपके जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस है वो चीज आप कवर करोगे। उसके अलावा जो आपके सेल और परचेस हुए या परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड वो चीजें आप कवर करोगे। तीसरा, जितनी भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी है वो भी यहां पे कवर की जाएंगी। और चौथा, जो भी अदर आइटम ऑफ कॉस्ट है जो प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्शन नंबर 148 के अंदर, मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर, उस चीज को भी आपको क्या करना होगा, उस चीज को भी आपको साथ में लेके चलना होगा। ये सारी चीजें आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट बनती है। सभी लोग बोलिएगा ये सारी चीजें किसका पार्ट बनती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट बन जाती है। ऐसी वाली बात यहाँ पे की गई है, राइट हो? यस। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट कौन सी कंपनी, नेक्स्ट कंपनी आने वाली है, मतलब नेक्स्ट डेफिनेशन आने वाली है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कौन से चीजों को आपको इंक्लूड करना होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, चेंजेस इन इक्विटी, इसे सोकी भी बोला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, मतलब साल भर में इक्विटी के अंदर क्या मूवमेंट हुआ। जैसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का मूवमेंट बताते हो ना, उसी प्रकार से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में इक्विटी का आप मूवमेंट बताते हो, और अदर एक्सप्लेनेटरी नोट। लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आपकी 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, डॉर्मेंट कंपनी है, तो आप कैश फ्लो नहीं भी इंक्लूड करें तो भी चल जाता है, दिक्कत की कोई बात यहां पे नहीं होती है। क्या आप बात को समझे? यस सर। तो ऐसे केस के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक और कंपनी है स्टार्टअप, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जिसको स्टार्टअप का दर्जा मिल गया है वो एमएसएमई के हिसाब से ही, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे केस में सभी लोग बताइए ना, ऐसे केस के अंदर बोला जाता है कि आप अगर नहीं भी बनाओ ना यार कैश फ्लो स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, है ना, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ऐसी वाली बात यहां पे की गई है।
आओ अब मैं अगर बात करूं आपके साथ फाइनेंशियल ईयर, ये तो बहुत ही तगड़ी डेफिनेशन और बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन आई है फाइनेंशियल ईयर की। अगर मैं बात करूं आपके साथ तो फाइनेंशियल ईयर, सबसे पहले तो आप मुझे बता दीजिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा होने वाला है करके, है ना। जैसे देखो यार, मैं अगर बात करूं आपके साथ, अभी की तारीख क्या है बेटा, नवंबर 22 है ना। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं नवंबर 22 में कोई कंपनी को ये करता हूं, कोई कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता हूं, तो इसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होने वाला है, मुझे बोलो इसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होने वाला है, फटाफट बताइए मुझे। सर ये तो 31 मार्च 22 को एंड होने वाला है हमारे हिसाब से, बराबर, बिल्कुल बराबर। अगर ऐसा सोच रहे हो आप तो बहुत ज्यादा होशियार हो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया एकदम। अब देखिए बेटा, मान लीजिए अगर ये कंपनी अप्रैल 22 में बनी होती तो इसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड हुआ होता, फिर से वही 31/3/2022 को 2023 को एंड हुआ होता। ऑब्वियस सी बात है, पहले वाले केस में भी 23 ही हुआ होता, ठीक है, तो 23 को एंड हुआ होता। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर ये कंपनी यहां पे 11 जनवरी को इनकॉर्पोरेट हुई होती तो ऐसे केस के अंदर ये कब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ होता, 31/3/2023। सर सिंपल सी बात है, नहीं सिंपल सी बात नहीं है, यहां तुम गचकू खा गए। यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे बोला गया है कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 15 महीने से ऊपर का नहीं हो सकता और 3 महीने से छोटा नहीं हो सकता। 15 महीने से ऊपर का नहीं, 3 महीने से छोटा नहीं, मतलब यहां पे 31/3/2024 क्या बन जाता, आपका फाइनेंशियल ईयर यहां पे क्लोज होता। समझ रहे बात को, आपका फाइनेंशियल ईयर इस डेट के ऊपर क्लोज होता। मित्रों ऐसी वाली बात यहां पे की गई है, क्या आप बात को समझे। देखो फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एनी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट मींस period ending on 31st day of March every year where it has been incorporated after 1st day of January the period ending 31st March of the following year, मतलब उसके बाद का साल क्या बन जाता है, उसके बाद का साल बन जाता है आपका ईयर ऑफ क्लोजिंग करके। ऐसी वाली बात यहां पे की गई है। मित्रों फटाफट बताएं क्या आपको ये चीज समझ गए। हम लोग फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, हम लोग कैलेंडर ईयर की बात नहीं कर रहे। कैलेंडर ईयर के अंदर कौन सा होता है, ब्रिटिश कैलेंडर को मानना होता है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाले आप अपने इसके अपने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आप नहीं चल सकते। सावन का महीना पवन करे शोर बोले, आप ऐसा नहीं मान सकते। वहां पे कोई महीना वैसा नहीं, महीना जनवरी का या जुलाई का आपको वो मानना होता है, ठीक है। आइए उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फ्री रिजर्व से रिगार्डिंग एकदम बढ़िया तरीके से बात करेंगे। क्या होता है फ्री रिजर्व्स का मतलब, तो फ्री रिजर्व्स में बोला गया है कि एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, जो एकदम लेटेस्ट वाला, सुनो ना, जो एकदम लेटेस्ट वाला ऑडिटेड बैलेंस शीट है ना बेटा, जो उसमें से क्या अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, समझिए ना बात को, उसमें से कौन सा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल है ना, तो उसको आप क्या मान लीजिए, उसको आप फ्री रिजर्व मानना। जैसे कि अगर अनयूटिलाइज, अगर अनरियलाइज नोशनल गेन्स वगैरह होंगे, कम ऑन एवरीवन, वो आप इंक्लूड नहीं करोगे। दूसरा अगर मैं बात करूं आपके साथ, कोई भी चेंज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट या लाइबिलिटी होगा। जैसे मान लीजिए अगर पहले कोई लैंड एंड बिल्डिंग था जिसका अपन ने 1 करोड़ बताया था, उसका प्राइस चेंज हो गया 2 करोड़ हो गया, तो क्या मैं 2 करोड़ बताऊं, वहां पे 1 करोड़ का फायदा हुआ, बोले ऐसे कैसे फायदा हुआ, नहीं हुआ। तो ये हम इस चीज को समझिए बात को, हम ऐसे केस के अंदर इसको फ्री रिजर्व काउंट नहीं करते दोस्तों, हम इसको फ्री रिजर्व काउंट नहीं करते। क्या आप बात को समझे, यस सर, हम इसको फ्री रिजर्व को काउंट नहीं करते। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 45, जो बात करता है आपके साथ गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड, चर्चा करता है कि क्या होता है गवर्नमेंट कंपनी का मतलब, क्या होती है चीजें, आइए समझते हैं। देखो अगर मैं बात करूं आपके साथ गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलके क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। और ये इन्वेस्टमेंट कितना होता है, ये इन्वेस्टमेंट होता है 51% और मोर, 51% और मोर का यह आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, कि ये गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है करके, तो कृपया करके तब उसके अंदर जवाब दीजिएगा। फिर तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि ये जो ए कंपनी है ना, इसे हम लोग गवर्नमेंट कंपनी मान लेते हैं। सभी लोग बताइएगा, पेड अप शेयर कैपिटल का जब 51% और मोर के अंदर अगर कोई एक गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स मिलके इन्वेस्टमेंट करती है, तो ऐसे केस के अंदर इसे हम लोग गवर्नमेंट कंपनी का दर्जा दे देते हैं। मुझे आप एक बात बताइए, अगर कोई दूसरी कंपनी है, मान लीजिए बी कंपनी, और ये ए कंपनी का 51% स्टेक है बी कंपनी के अंदर, मतलब बी कंपनी यहां पे सब्सिडियरी है ए कंपनी की, और ए कंपनी अगर गवर्नमेंट कंपनी है, तो ऐसे केस के अंदर बी कंपनी को भी डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी मान लिया जाता है। क्या आप इस बात को समझे, यस सर, कह दो मुझे यस सर, हम इस बात को समझ चुके हैं करके, है ना।
तो ये वाली चर्चा यहाँ पे पूरी पूरी की जा रही है। अब लेकिन समझिएगा, आप बात को ध्यान दीजिए। जैसे देखो, अब ये बी कंपनी है ना, ये बी कंपनी के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट है, ये बी कंपनी के अंदर 51 है, तो मैं 51 को चेंज कर देता हूं। मैं कहता हूं कि यहाँ पे ए कंपनी का बी कंपनी में 20% का स्टेक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका 20% का स्टेक है, और एक स्टेट गवर्नमेंट है इसका भी 20% का स्टेक है। तो तीनों मिला लिया अपन ने तो 60% बन गया। तो क्या मैं अब बी कंपनी को यहाँ पे बताइए मुझे, क्या मैं यहाँ पे बी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कह दूं बेटा? हाँ हाँ कह दो सर, क्योंकि 60% से ज्यादा एक तो गवर्नमेंट कंपनी ने मिला के यहाँ पे दूसरे कंपनी के अंदर फटके खाओगे बेटा, फटके खाओगे अगर तुमने गवर्नमेंट कंपनी बोला इसको। तो ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, क्योंकि क्लियर कट यहाँ पे बोल के रखा है। देखो क्या, 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, एक तो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल हो या गवर्नमेंट हो, समझ गए बात को, या वन और मोर गवर्नमेंट्स एंड इंक्लूड सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्लियर कट हमको क्या चाहिए, क्लियर कट हमको वो लोग चाहिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक चाहिए। ये डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एंड घुमा फिरा के हमको फालतू की बातें नहीं करना, समझ रहे? ये ऐसी वाली बात यहां पे की गई है। तो क्लियर कट हमको स्टेक चाहिए, ये आपको एमसीक्यू के अंदर पूछेंगे, और जैसे आप अभी फिसले तब आप फिर से फिसलोगे, ठीक है? तो अगर आपको मार्क्स मिले तो मेरे को बताना, और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा तो कृपया करके लिख के आना, वहां पे ठोक के आना, समझ रहे? चलिए आइए, उसके बाद होल्डिंग कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे। होल्डिंग कंपनी क्या होता है? तो होल्डिंग कंपनी मतलब वो कंपनी बेटा जो सब्सिडरी के रिलेशन में बताया गया है। अब ये सब्सिडरी से रिलेटेड हम जो भी बात करेंगे, ये एंड में हम लोग सब्सिडरी से रिलेटेड बात करने वाले, मतलब इस चैप्टर के एंड में, तब हम लोग बढ़िया तरीके से चीजों को देख लेंगे। अब आ जाइए, की मैनेजरियल पर्सन कौन होता है? मजाक मजाक में 51 क्लॉज पे पहुंच गए बेटा, और 30-35 ही बचे हुए अपने क्लॉसेस, ठीक है? तो देखिए, की मैनेजरियल पर्सन की अगर मैं बात करूं तो की मैनेजरियल पर्सन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर होता है, या जो कौन है बेटा यहाँ पे समझिए, जो देखिए जो कंपनी सेक्रेटरी है, या जो होल टाइम डायरेक्टर में, या कोई ऐसा ऑफिसर नॉट बिलो द डायरेक्टर या होल टाइम एम्प्लॉयमेंट या डेजिग्नेटेड एज केएमपी, तो उस व्यक्ति को भी हम लोग क्या बोला जाता है, केएमपी का दर्जा देते हैं, या एनी अदर प्रिस्क्राइब ऑफिसर को की मैनेजरियल पर्सन बोला जाता है। आज तक वैसे तो इन्होंने कोई प्रिस्क्राइब नहीं है क्या गवर्नमेंट ने, लेकिन ये सारे लोग क्या आ जाते हैं, ये सारे लोग आ जाते हैं कि केएमपी के अंदर। अच्छा, इसको एक बार देख लो, केएमपी के अंदर कौन कौन आता है करके देख के रख लीजिए इसको। हाँ और उसके बाद बात करेंगे कौन सी चीज से रिलेटेड, आ जाइए फटाफट। उसके बाद बात करेंगे मैनेजर से रिलेटेड। ये मैनेजर व्यक्ति का क्या होता है? आप सुनते हो ना ऐसा टर्म, मैनेजर वगैरह सुनते हो। मैनेजर का मतलब होता है मैनेज करने वाला। सभी लोग वाह वाह क्या बोला है सर, ये तो मुझे एकदम वो याद आ गया सर, वो शेयर इज अ शेयर इन ए शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, इतनी भारी डेफिनेशन जो वहां पे थी ना, वही याद आ गई। आपने अभी जैसे ही बोला मैनेजर मतलब मैनेज करने वाला, तो ये देखिए मैनेजर मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल होता है। कौन होता है? एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो सुपरिटेंडेंस, कंट्रोल या जिसके डायरेक्शन रखता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। मतलब क्या, ये बोर्ड ऑफ जो करे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने मुट्ठी में, उसे बोले जाते हैं मैनेजर करके। जो सब्सटैंशियली एज अ होल अफेयर्स ऑफ द कंपनी को संभालता है, मतलब कंपनी का अगर कुछ लफड़ा हुआ तो संभालने वाला कौन है? मैनेजर है। तो ऐसे केस के अंदर मैनेजर उस व्यक्ति को बोला जाता है। हो सकता है आप उसको कुछ भी नाम दे दो, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, ऐसा हो सकता है। बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड मतलब आप उसको ऐसा कुछ भी बोल सकते हो ना, समझिए बात को, आप कुछ भी उसको बुलाइए, है ना, चिंटू, मिंगू, कुछ जो बुलाना है बुलाओ करके, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके अंदर। तो ऐसे केस के अंदर उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? वो मैनेजर बोला जाता है। समझिए बात को, क्या बोला जाता है बताइए ना? मैनेजर उस व्यक्ति को बोला जाता है जो क्या करे, सुपरिटेंडेंस, कंट्रोल या जिसके डायरेक्शन के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अकस्टम टू एक्ट। तो ऐसे केस के उसको अपन लोग मैनेजर बोला दिया जाता है। क्या आप बात को समझे? यस सर। उसके बाद देखिए क्या, मैनेजिंग डायरेक्टर। अब मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब हु बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल्स ऑफ कंपनी, मतलब इसको दर्जा एओए के अंदर दिया जाता है। हु बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, रेजोल्यूशन जहां पे पास किया जाता है और इसको पावर रेजोल्यूशन के अंदर मिलती है। मतलब समझिए मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए रेजोल्यूशन पास होता है कि तुम अफेयर्स ऑफ द कंपनी को संभालना। तो ऐसे केस में इस व्यक्ति को मैनेजिंग डायरेक्टर बोला जाता है। सर कौन से पावर मिलते हैं इसको? जैसे कॉमन सील को अफिक्स
करने का पावर मिलता है, ये चेक को एंडोर्स कर सकता है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर सकता है, ये शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर मतलब ये ट्रांसफर कर सकता है कोई शेयर्स को। तो ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है, तो उसे बोला जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर के केस में अपन लोग रेजोल्यूशन पास करके उसको कुछ पावर देते। वो पावर कौन सी होती है? चेक को साइन करने की, कॉमन सील को अटैच करने की, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने की, कोई शेयर्स को ट्रांसफर करने की। तो ये सारी चीजें आ जाती है मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर। क्या आप बात को समझे? हाँ सर, आ जाइए। उसके बाद देखो क्या ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अब ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन होता है? तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट की बात करें हम आपके साथ, तो मान लीजिए कंपनी का अगर कुछ भी कल्चर के लफड़ा हुआ, तो ऐसे केस के अंदर किसको अपने को जेल में पटकना है, किसके ऊपर पेनल्टी ठोकना है, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसका काम था और उसने वो काम को सही तरीके से नहीं निभाया, तो उसको अपन लोग जेल में डालेंगे, उसको अपन लोग पेनल्टी ठोकेंगे, उसको कूट डालेंगे। तो उस व्यक्ति को बोला जाता है यहां पे ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अब ऐसे लोगों को याद करना चालू करो। सबसे पहले तो होल टाइम डायरेक्टर हुआ, फिर उसके अलावा केएमपी हुआ बेटा। उसके अलावा अगर कहीं केएमपी नहीं है तो ऐसे केस के अंदर बोर्ड ने कंसेंट दिया होगा किसी डायरेक्टर को ही महात्मा बना लेंगे बोले, तो वो डायरेक्टर को भी कूट डालना। समझ रहे बात को? वो डायरेक्टर जहां पे केएमपी नहीं है लेकिन कंसेंट इन राइटिंग डायरेक्टर्स ने दिया है कि क्या टू कि ऑल स्पेसिफिकेशन की बिहाफ में एक जन डिसीजन लेगा, तो उसको भी बजा डालो। फिर उसके बाद फोर्थ वाला क्या बोला गया? एनी अदर person who with the immediate authority of the board या KMP has charged with the responsibility including the maintenance of the maintaining filing and distribution of accounts and records, और वो अपने जिम्मेवारी को ठीक से नहीं निभाता है। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसको बोल के रखा है रे तू बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना, तो इसको प्रॉपर फाइल करना, तो इस अकाउंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन वो एक भी काम ढंग से नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति को भी कूटो। उसके बाद देखिए क्या बोला गया? एनी अदर पर्सन जिसके एडवाइस से डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अकस्टम टू एक्ट, मतलब आप ही हो जो हो और आप जो कहोगे वैसी वाली चीजें मानी जाएंगी। आप कहते हो समोसे के ऊपर हरी चटनी डाल के खाया करो, कंपनी में सेल बढ़ेगा, तो ऐसे केस में सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हरी चटनी खा रहे, तो ऐसे केस में मैं कहूंगा आपके कहने पर डिसीजन हो रहे, तो आप तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट सबसे पहले हुए, क्योंकि कुछ भी कंपनी के अंदर ऊंच नीच हुई मतलब आपने कुछ तो भी गड़बड़ की है, हम ऐसा मान लेंगे बराबर। तो जिसके एडवाइस से क्या हो रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अकस्टम टू एक्ट, तो उसको भी हम लोग कह देते हैं वो वैसे व्यक्ति को भी क्या माना जाएगा? वैसे व्यक्ति को भी जिम्मेवार आप ठहराओगे। फिर क्या बोला जा रहा है सिक्स्थ वाले पॉइंट में? देखिए एवरी डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब क्या कि वो सारे डायरेक्टर्स लोग जो अगर इस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन करें और जो अवेयर है बेटा इस कॉन्ट्रावेंशन के बारे में, फिर भी वो चलने दे रहे, प्रोसीडिंग को होने दे रहे, तो उनको भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट आप मनवा लोगे। समझ रहे बात को? उनके ऊपर भी आप उन्होंने भी बोलोगे भैया तुम भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट हो करके। और इसके अलावा अगर जो शेयर ट्रांसफर एजेंट्स वगैरह होते हैं आप उनको भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट की कैटेगरी के अंदर ला सकते हो। क्या आप बात को समझे? हाँ सर, आइए उसके बाद क्या बोला गया? प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। प्राइवेट कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर एक सवाल भी आपको आ सकता है, तो कृपया करके इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? ये एमसीक्यू के माध्यम से नहीं है, तो रेगुलर सवाल पूछेंगे आपसे और बजा के पूछेंगे, बिल्कुल, है ना? चलिए आइए। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक नहीं है, और पब्लिक मतलब जो प्राइवेट नहीं हो गया डेफिनेशन, जोरदार, मजा है अपना तो जीवन में, है ना? आइए अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो दो रिस्ट्रिक्शन के साथ काम करती है। सबसे पहला एक तो बेटा ये रिस्ट्रिक्ट करती है ट्रांसफर ऑफ शेयर से रिलेटेड। मान लीजिए आप सभी लोग जानते हैं बहुत ही ज्यादा फेमस कंपनी है, आपने नाम भी सुना, नाम तो सुना ही होगा आपने, क्या नाम है उसका? आईजी पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड। आईजी सर आना जरूरी है, ये वही कोड है, पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड करके। तो ऐसे केस के अंदर आपने ये कंपनी के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने इसके शेयर्स मार्केट में नहीं देखे होंगे। ये मैं आपको बताऊं, ये जो समझिए जो प्रीति जी है बेटा, इसने तो बेटा कबीर के साथ झगड़ा कर लिया कि मुझे आईजी पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स दिलवा दो करके, लेकिन कबीर ढूंढने से भी नहीं मिले। समझ रहे बात को? ढूंढने, कौन बोला लॉस मेकिंग करके कुछ भी बोलता है, आओ। तो ऐसे केस के अंदर ढूंढने से भी नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि ये पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड है ना, तो जो प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स होते हैं ना बेटा, तो ऐसे इसके दो ही शेयर होल्डर्स है। एक कौन है बेटा? एक है आईजी सर और दूसरी कौन है? श्रद्धा कपूर। केवल और केवल ये दो शेयर होल्डर्स है, बाकी और कोई नहीं है, बाकी किसी के पास भी शेयर नहीं है ना? तो आप कितना भी ढूंढते रहोगे आपको शेयर्स कहीं नहीं मिलने वाले। क्यों नहीं मिलने वाले? क्योंकि रिस्ट्रिक्ट करके रखा है रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर से रिलेटेड। मैं चाहकर भी
शेयर्स को क्या ट्रांसफर कर सकता हूं क्या? मैं चाहकर भी शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता। दूसरा, मुझे आप एक बात बताइए, नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, लेकिन आप सभी लोग जानते हो कि आप लोग कितने मेरे दिल के करीब हो, तो ऐसे केस के अंदर मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे कि मैं मेंबर्स को संभाल सकता हूं, लेकिन 200 से अंदर होना चाहिए, तब जाके मैं मेंबर्स को संभाल सकता हूं, बाकी कुछ नहीं। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 2 मेंबर्स हो सकते हैं, 200 मेंबर्स हो सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। सर अगर कोई 2 जिसमें एक जाना है तो उसको बोलेंगे हम तुमको एक ही काउंट करेंगे करके, मतलब क्या, एक शेयर के 2 होल्डर्स, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल ये चिराग और चिरागी, ये दोनों मिलके बोलते कि नहीं हम दोनों का जो भी प्रॉपर्टी करेंगे दोनों का नाम होगा, ठीक है, रखो दोनों का नाम। तो ऐसे केस के अंदर क्या मैं 2 लोगों को मेंबर्स काउंट करूं क्या? अरे नहीं बाबा, मैं एक ही मेंबर को काउंट करूंगा, भले ये जॉइंट शेयर होल्डर है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, एक ही व्यक्ति का नाम मैं यहां पे काउंट करने वाला हूं। अब मान लीजिए बेटा जो व्यक्ति मेरे एम्प्लॉयमेंट में है और उनको मैंने ईसॉप के थ्रू शेयर्स अलॉट किया, मैं उनको 200 मेंबर्स के लिस्ट में काउंट नहीं करूंगा। कोई मेरे ऐसे एम्प्लॉइज है जो मुझे छोड़कर वो जा चुके हैं, लेकिन ऐसे केस के अंदर भी मैं उन्हें काउंट नहीं करूंगा अगर आज तक वो शेयर्स को होल्ड करके रखे, संभाल के रखे। मतलब कोई ऐसे एम्प्लॉइज जो छोड़ के मुझे जा चुके हैं लेकिन अभी तक मेरी यादें नहीं भुला पाए, तो ऐसे केस के अंदर उन व्यक्तियों को भी आप काउंट मत कीजिएगा, ठीक है। आइए उसके देखिए चैट के में उल्लास तो देखिए कितना बढ़ गया है अचानक से, मतलब अभी तक एकदम ऐसा अरे मजा नहीं आ रहा, अब अरे एकदम सुपर एक्टिव है ना। आइए उसके बाद तीसरा, प्रोहिबिट्स इनविटेशन टू पब्लिक, मैं जनता को बुला नहीं। बेटा आज अम्मा ने भी अगर घर के बाहर खड़ा हो जाए ना कि मेरे को शेयर्स दे दो, मैं मना कर सकता हूं उसको, समझ, मैंने मना किया है, आपके साथ क्या छुपाना। तो ऐसे केस के अंदर मैं कहूंगा यहाँ पे कि बस खत्म, है ना। तो ये वाली बात यहाँ पे की गई है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना। अच्छा मैं आपको एक ट्रिकी वाला पॉइंट इसके अंदर बता देता हूं जो अक्सर आप गड़बड़ करते हो पेपर के अंदर, सुनिएगा। देखो जैसे कि मैं अगर कहूं ना, मान लीजिए एक मिस्टर ए करके व्यक्ति है, ठीक है, ये मिस्टर ए को अपन ने 2008 में अपने प्राइवेट कंपनी में शेयर्स दिए थे। कितने शेयर्स दिए थे? 200। अब ये अगर आज तक होल्ड करके रखा है इसने, 2022 तक इसने होल्ड करके रखा है, तो आप इसको काउंट मत कीजिएगा मेंबर की लिस्ट में। लेकिन अगर ये जो मिस्टर ए है ना बेटा, ये शेयर्स को होल्ड करके रखा है, इसने बीच में सेल कर दिया, उसके बाद बेटा ये फिर से परचेस करता है, तो ऐसे केस में आप इसको काउंट कीजिए। अब आप इसको काउंट कीजिएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि बीच में इसका आना जाना नहीं, जब से वो गया है तब से वो मेरे यादों के भरोसे जीना चाहिए। मतलब मैं ये कह रहा हूं आपके साथ कि उसके पास उसने शेयर्स में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, ऐसी वाली बात बोली जा रही है, तब जाके अपन उसको काउंट नहीं करेंगे, अदरवाइज हम लोग उसको काउंट करते हुए चलना होगा। तो सभी लोग बताइए मेंबर्स को आपको कितना काउंट करना होता है? आपको मेंबर्स को 200 काउंट करना होता है। ये जो आप 200 के लिमिट रख रहे हो, इसके अंदर क्या ज्वाइंट शेयर होल्डर्स को आप एक ही काउंट करना, अगर आपके कोई प्रेजेंट एम्प्लॉय है उसको काउंट मत करना, और अगर आपके कोई एक्स एम्प्लॉइज है तो भी आप उसको काउंट मत कीजिएगा, प्रोवाइडेड दैट कि वो तब से शेयर होल्डर आज तक बने हुए हैं। ऐसी वाली बात यहां पे की गई है। क्या आप बात को समझ गए? सभी लोग बोलो हाँ, है ना, आ जाओ हाँ 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 मित्रों। उसके बाद देखो प्रमोटर मतलब कौन होता है? प्रमोटर मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में है। प्रमोटर मतलब ऐसा व्यक्ति जो अफेयर करे, मतलब कंपनी के अफेयर्स को संभाले। और तीसरा, ऐसा व्यक्ति जिसके एडवाइस या डायरेक्शन से पूरा के पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हिल उठे, पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सलाम करे, सलाम रॉकी भाई। तो ऐसे केस के अंदर उसे प्रमोटर बोला जाता है। मतलब बताइए ना कौन कौन है ना, आ जाइए। तो ऐसे केस के अंदर मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, प्रमोटर मतलब ऐसा व्यक्ति। प्रमोटर, हाँ मैं जानता हूं कि आप को क्लॉजेस अच्छी तरीके से ध्यान रहते हैं करके, मैं समझ गया, उससे चिंता मत कीजिए, लेकिन अभी आप इधर फोकस कीजिए। बेटा पेपर है परसों, कैसी है ना, चलिए आइए, भटके ना राह से, आओ इधर। तो ऐसे केस के अंदर अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो प्रोस्पेक्टस में जिसका नाम है वो, जो दूसरा जो अफेयर्स ऑफ द कंपनी को संभालता है वो, और तीसरा जिसके एडवाइस डायरेक्शन से क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अकस्टम टू एक्ट, तो ऐसे केस के अंदर उसे क्या बोला जाता है? उसे प्रमोटर का दर्जा दिया जाता है। बाकी सब चीजें तो काफी सिंपल है। अब आइए रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड बात करेंगे। अब ये रिलेटेड पार्टी क्या होता है? तो रिलेटेड पार्टी की बात करूं तो विथ रेफरेंस टू द कंपनी, उसका डायरेक्टर और वो डायरेक्टर के रिलेटिव रिलेटेड पार्टी में आते हैं। की मैनेजरियल पर्सन और उसके रिलेटिव्स की काय में आते हैं, रिलेटेड पार्टी में आते हैं कंपनी के। उसके बाद फर्म इन विच द डायरेक्टर, मैनेजर या उसके रिलेटिव अगर पार्टनर है, मतलब एक कोई ऐसी फर्म जिसके अंदर डायरेक्टर या मैनेजर या उसके रिलेटिव्स पार्टनर है वो फर्म में, तो वो फर्म कंपनी की रिलेटेड पार्टी मानी जाती है। ठीक है, यस।
उसके अलावा एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर डायरेक्टर या मैनेजर या उसका रिलेटिव मेंबर या डायरेक्टर है तो भी वो कंपनी क्या मानी जाती है, तो भी वो कंपनी रिलेटेड पार्टी मानी जाती है। ये प्राइवेट कंपनी की बात हुई है। पब्लिक कंपनी के केस में डायरेक्टर या मैनेजर तो डायरेक्टर है और अलॉन्ग विद द रिलेटिव्स अगर ये 2% से ज्यादा पेड अप कैपिटल शेयर होल्ड करते हैं, मतलब देखो एक पब्लिक कंपनी है, वो पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर मैनेजर या उसके रिलेटिव मिलकर जब 2% से ज्यादा उसके पेड अप शेयर कैपिटल को कंट्रोल करते हैं तो वो कंपनी और हमारी कंपनी रिलेटेड मानी जाती है। इतना भयंकर डेफिनेशन है यहां पे। अगर मैं इसको डिटेल में लेटा हूं ना रेगुलर क्लास जैसा, बस हो गया बेटा, फिर तो आज का जो समय है हमारा वो समय इसी में देना होगा। उसके बाद बॉडी कॉर्पोरेट जिसके whose board of directors या managing directors is accustomed to act in accordance with the advice या direction या director और manager, मतलब एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड को मैं कंट्रोल करता हूं, जिसके बोर्ड को हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करता है, तो ऐसे केस के अंदर वो कंपनी और हमारी कंपनी भी क्या मानी जाती है, रिलेटेड पार्टी मानी जाती है। क्या आप बात को समझे? अब यहां पे क्या बोला जा रहा है, प्रोवाइडेड दैट सब क्लॉज 6 to 8 shall apply only on the प्रोफेशनल कैपेसिटी अगर हुआ तो क्या ये अप्लाई होने वाले क्या, तो अप्लाई नहीं होंगे। अगर मान लीजिए अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं रिलायंस को सर्विसेज ऑफर करता हूं कौन सी, कंसल्टेशन से रिलेटेड, अब मुखिया ने मेरी कोई सर्विसेज को मान लिया तो मैं क्या बोलूंगा, देखो रिलेटेड पार्टी नहीं बेटा, मैं प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर जब सर्विसेज दे रहा हूं ना तो उसके अंदर कोई दिक्कत की बात यहां पे नहीं आती है। फिर से 8th वाले पॉइंट में एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट है इस कंपनी का, वो रिलेटेड मानी जाती है। फिर सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी मतलब कोई दूसरी सब्सिडरी है तो वो भी रिलेटेड मानी जाती है। कोई भी इन्वेस्टिंग या वेंचरर है तो वो भी यहां पे क्या माना जाता है, रिलेटेड कंपनी के डेफिनेशन के अंदर समा जाता है। ओके परफेक्ट है, एब्सोल्युटली। स्मॉल कंपनी सबसे बड़ा, अगर कोई स्मॉल, अगर यहां पे कंफ्यूजन है लोगों के अंदर तो वो है स्मॉल कंपनी के अंदर, और पक्के से इसके ऊपर से सवाल पूछेंगे, देख लेना, मैं बता दे रहा हूं आपको, पक्के से सवाल पूछेंगे और आप गचकू खाओगे। देखिए स्मॉल कंपनी की मैं अगर लिमिट आपको बताऊं तो पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट कितनी है, 50 लाख रुपए, और टर्नओवर की लिमिट कितनी है, यहां पे टर्नओवर की लिमिट है 2 करोड़ रुपए। 4 लोग मुझे बोल रहे कुछ भी बोलते हो सर, समझिए रूल्स के अंदर चेंजेस हुए बेटा। रूल्स के अंदर जब चेंजेस हुए तो रूल्स के अंदर क्या कर दिया गया, रूल्स के अंदर पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर की लिमिट बेटा 2 करोड़ से 20 करोड़ कर दी गई रूल्स के अंदर। समझिए बात को, रूल्स के अंदर यहां पे चीजें हुई है। आप जो सेक्शंस है, सेक्शंस के अंदर आज भी वो चीजें लिखी है, लेकिन आगे लिखा गया था ना अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड करके, तो इन्होंने कर दिया प्रिस्क्राइब, फिर रूल्स के अंदर इन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया 2 करोड़ और 20 करोड़। पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़, टर्नओवर 20 करोड़, दोनों से नीचे है आपकी प्राइवेट कंपनी, आप इस स्मॉल कंपनी, आप जैसा कोई नहीं। समझ गए, आप इस स्मॉल कंपनी, आप जैसा कोई नहीं, ऐसी वाली क्लियर कट इन्होंने यहां पे बात कर दी है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एक और बता दूं, एक स्मॉल कंपनी कभी भी होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं हो सकती, ये सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती, और इसके अलावा ये स्पेशल एक्ट के द्वारा अगर कोई गवर्नड कंपनी है तो ये वो भी नहीं हो सकती। ऐसी वाली चर्चा यहां पे कर चुका हूं मैं। फिर उसके बाद क्या आता है, सब्सिडरी और कंपनी के अंदर आ जाते हैं। आ जाइए, मेरे हिसाब से ये आखिरी वाला पोर्शन होने वाला है सब्सिडरी कंपनी का। हाँ, आखिरी वाला डेफिनेशन है सब्सिडरी कंपनी। देखिए सब्सिडरी कंपनी का मतलब पेपर लीक, कौन बोला पेपर लीक करके। अब सुनो, सब्सिडरी कंपनी की अगर मैं बात करूं आपके साथ तो सुनो 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 मित्रों, सुनो। ये एक कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है। एक कंपनी का नाम है ए, एक कंपनी का नाम है बी, ठीक है। ये कंपनी इस कंपनी के अंदर, ये कंपनी इस कंपनी के अंदर क्या करती है, ये कंपनी इस कंपनी के, सुनो ना, ये कंपनी इस कंपनी के अंदर जब कितना 50% से ज्यादा, बोलो ना 50, मोर देन 50% से ज्यादा का अगर शेयर होल्डिंग रखती है तो ऐसे केस के अंदर, तो सुनो 50% से ज्यादा मतलब 1000 शेयर्स है तो 501 शेयर भी हो गए ना बेटा, तब ये बन चुकी है मेरी कौन, सब्सिडरी। समझ रहे, गवर्नमेंट कंपनी बनाने के लिए मुझे 511 शेयर लगते थे, लेकिन यहां पे मुझे केवल और केवल 501 शेयर लग रहे हैं। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? देखना, बहुत भयंकर चीज है बेटा, बहुत भयंकर चीज है। छोटी सी चीज है पर ध्यान रखना होगा आपको। मैं ये कह रहा हूं आपके साथ कि 50% से ज्यादा जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट रखती है उसके पेड अप शेयर कैपिटल में, तो समझ जाना बात को कि ये कंपनी क्या है, उसकी सब्सिडरी, और दूसरा उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को मैं मैनेज करता हूं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन का मतलब होता है कि वहां पे 10 डायरेक्टर
डायरेक्टर्स है और मैं 6 को मैनेज करता हूं तो मैं मेजॉरिटी को मैनेज करता हूं, और जब मैं मेजॉरिटी को मैनेज करता हूं मित्रों, तो ऐसे केस के अंदर क्या कहेंगे हम लोग, ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे कि ये कंपनी मेरी सब्सिडियरी कंपनी बन चुकी है। और एक और बात बता दूं, सब्सिडियरी बनाने के लिए जरूरी नहीं मेरा डायरेक्ट होल्डिंग हो, मैं अगर अपने कोई दूसरे सब्सिडियरी से भी इस पे कंट्रोल करूं ना तो भी ये सब्सिडियरी बन जाती है। आपको नहीं समझा, मैं समझाता हूं। जैसे देखो ए की एक और सब्सिडियरी है सी, अब ये सी कंपनी इसके अंदर 30% का होल्डिंग रखती है और ये जो ए कंपनी है इसके अंदर 30% का होल्डिंग रखती है, तो भी बी को हम लोग सब्सिडियरी बना देंगे। ये गवर्नमेंट कंपनी की जैसा नहीं होता है कि दूसरे कंपनी से होल्ड किया तो मत मानना करके, ऐसा नहीं होता है। यहां पे लेयर्स भी एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन अब जैसे ये जो मैंने बनाया ना, ये एक लेयर बोलते हैं इसे, और लेयर जितना हम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है उतने लेयर्स तक आप लोग कंपनी को होल्ड कर सकते हो। आज के डेट में कोई लेयर्स प्रिस्क्राइब नहीं है, बट जो भी है ऐसी वाली बात यहां पे की गई है। क्या बात को समझे सभी लोग? बोलो मुझे हाँ सर समझे करके। जैसे देखो इन रिलेशन टू अदर कंपनी जो कंट्रोल करती है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, दूसरा जो एक्सरसाइज करती है मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर आइदर ऑन इट्स ओन या वन और मोर सब्सिडरीज, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहते हैं कि दूसरी कंपनी को सब्सिडरीज हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। क्या आप बात को समझे? उदित जी आपको 2 करोड़ और 20 करोड़ की लिमिट ही यहाँ पे लेना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। 2 करोड़ और 20 करोड़ तक की ही लिमिट आपको रखना होगा ध्यान, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली गई है। क्या आप बात को समझ गए? सभी लोग बताइए मुझे, क्या आप इस चर्चा को समझ गए? यस सर, आ जाइए। चलो अब हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 2 की ओर। चैप्टर नंबर 1 हमारा फिनिश होता हुआ चैप्टर नंबर 2 की ओर मूव करेंगे। कम ऑन एवरीवन, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड ये पूरी चर्चा करता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड ये यहां पे बात करता है, ठीक है। आ जाओ फटाफट। मैं एक बार पानी पी लूं, फिर हम लोग चैप्टर नंबर 1 फिनिश हुआ है, अब 2 भी 1 तो जल्दी हो गया, आधे घंटे में हो गया। आइए चलो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रमोटर की आपकी फेवरेट डेफिनेशन, ये हमारी हो चुकी है डेफिनेशन जो अपन ने कवर कर चुका है, ठीक है। सेक्शन नंबर 3 के ऊपर हम लोग आएंगे। सेक्शन नंबर 3 क्या बात करता है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड। सेक्शन नंबर 3 का ये कहना है कि अगर आप कोई भी कंपनी बना रहे हो तो पब्लिक कंपनी के केस में आपको 7 या उससे ज्यादा लोग लगेंगे मेंबर्स के तौर पर, जिसके मदद से आप कंपनीज को बना सकते हो। दूसरा बोला जा रहा है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए आपको 2 या 2 से ज्यादा मेंबर्स लगेंगे, तब जाके आप प्राइवेट कंपनी बना सकते हो। तीसरा 1 पर्सन कंपनी के लिए आपको कितना? मात्र 1 व्यक्ति लगने वाला है, जिसकी मदद से आप क्या करोगे? जिसकी मदद से आप यहाँ पे 1 पर्सन कंपनी बनाने वाले हो, ठीक है बराबर। तो बताइए मुझे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने लगेंगे आपको प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए? 7, है ना? नहीं, 2 लगेंगे। ओपीसी बनाने के लिए 1, इसका तो नाम में ही लिखा है 1 पर्सन, तो कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं, और बाकी भी वैसे कंफ्यूजन का नहीं सवाल। अब देखिए समझिए, बात इतनी सरल नहीं है बेटा। 1 पर्सन कंपनी के केस के मेमोरेंडम के अंदर आपको एक ऐसे व्यक्ति का नाम भी स्पेसिफाई करना होता है जिसे हम लोग नॉमिनी कहते हैं। मतलब मेमोरेंडम ऑफ 1 पर्सन कंपनी एक व्यक्ति का नाम स्टेट करेगा, जिस नॉमिनी जो अपना प्रायर रिटर्न कंसेंट देता है बेटा सामने वाले व्यक्ति को, कि अगर मेंबर की अकस्मात मृत्यु हो गई या मेंबर कॉन्ट्रैक्ट कल्चर के नहीं कर पाया, इनकैपेसिटी हो गई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ऐसे केस के अंदर चिंता मत कर, जो हम है करके ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। मतलब वो व्यक्ति क्या संभालेगा? वो व्यक्ति पूरा कामकाज संभालने वाला है, ऐसी वाली बात यहां पे की गई है। क्या आप बात को समझे? बोलो फटाफट मुझे। यस सर। आइए उसके बाद देखो क्या बोला गया। सच अदर पर्सन और नॉमिनी, क्या समय समय पर अगर नॉमिनी को कल चल के ऐसा लगता है कि यार मैं अपना कंसेंट विड्रॉ करना चाहता हूं, क्या वो कर सकता है? डेफिनेटली। क्या बेटा मेंबर को लगता है कि इस नॉमिनी का नाम हटा के मैं दूसरे नॉमिनी का नाम डाल दूं, क्या मेंबर कर सकता है? हाँ, लेकिन इसके अंदर एक प्रक्रिया है। मेंबर को पहले एप्लीकेशन देना होगा कंपनी को, और कंपनी उसे एप्लीकेशन देंगी आरओसी को। समझ रहे बात को? मतलब मेंबर कंपनी को, कंपनी आरओसी को वो एप्लीकेशन देके नॉमिनी का नाम चेंज करवा सकती है, कोई
दिक्कत की बात ही नहीं है उसके अंदर। देखिए यहाँ पे द ड्यूटी ऑफ मेंबर ओपीसी शैल इंटीमेट द यहाँ पे चेंज एंड उसको स्पेसिफाई करके मेमोरेंडम के अंदर चेंज कर दिया जाएगा और उसके अनुसार फिर यहाँ पे आपको इंटीमेट करना होगा रजिस्ट्रार को। बराबर, बिल्कुल बराबर। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी कंपनीज होती है ये 3 प्रकार की कंपनीज हो सकती है। एक तो वो लिमिटेड बाय शेयर्स हो, दूसरा वो लिमिटेड बाय गारंटी हो, तीसरा वो अनलिमिटेड कंपनी हो। अब देखो क्या बोला गया, अगर किसी भी समय हमें ऐसा पता चला कि आपने पब्लिक कंपनी के केस में 7 से कम, प्राइवेट में 2 से कम, अगर आप 1% में 1 से कम क्या तो करेंगे, तो ऐसे केस के अंदर आपने बिजनेस को कैरी कराया है और वो भी ऐसे 1-2 महीनों के लिए नहीं, पूरे 6 महीनों के लिए आपने कैरी आउट करवाया है, तो ऐसे केस में समझ लेना वो सब अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि जितने भी आप सुनिए ना, जितने भी मेंबर्स लोग हैं ना बेटा, जो उस समय मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में 5 लोग मिलकर चला रहे थे और ये 5 तो जितने भी मेंबर जिनको इस बारे में पता था कि हम लोग लोवेस्ट मिनिमम स्लैब से भी नीचे काम कर रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर वो क्या हो जाएंगे, सेवरली लायबल। सेवरली मतलब पर्सनली लायबल हम लोग उसको करवा देंगे कंपनी के डेट्स के लिए जो पिछले 6 महीनों के अंदर कंपनी ने यहां पे क्या किया है, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। मतलब मैं ये कह दूं आपके साथ कि अगर ऐसा पता चला है, क्या पता चला है कि अगर जो कंपनी है वो मिनिमम स्लैब से नीचे वाले मेंबर्स पर ऑपरेट कर रही थी, तो ऐसे केस में और 6 महीनों से ज्यादा वो ऑपरेट कर लेती है, तो वो 6 महीनों के अंदर जितने भी डेट्स वगैरह आए ना, ये सारे के सारे डेट्स के लिए ये व्यक्ति जिनको पता था इस बारे में, कॉग्निजेंट लिखा हुआ है यहां पे, तो कॉग्निजेंट का मतलब होता है अवेयर होना वो फैक्ट के बारे में, तो जिन लोगों को पता था हम लोग क्या करवा देंगे, उनकी पर्सनल, बताइए ना मुझे, हम लोग क्या करवा देंगे वहां पे, पर्सनल लायबिलिटी उनकी स्टेट करवा देंगे। ऐसी वाली बात यहां पे बोली गई है। क्या आप बात को समझे? हाँ, है ना, आ जाओ। उसके बाद देखो क्या, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेक्शन नंबर 7, गॉटचा एवरीवन। आइए सेक्शन नंबर 7 की बात करेंगे। रोनाल्डो वाला सेक्शन होता है ये। रोनाल्डो वाला सेक्शन क्या कहता है आपसे अच्छी तरीके से अंदाज दीजिए। सबसे पहले अगर मैं कहूं आपके साथ तो ये कहता है इनकॉर्पोरेट करो कंपनी को, लेकिन कंपनी को अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हो ना तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। सर कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बताइए। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को फाइल, समझिए आपको डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को फाइल करना होता है। और रजिस्ट्रार की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको देना होता है डिक्लेरेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। मतलब जितने भी जो प्रोफेशनल लोग हैं और जो एसोसिएट हुए हैं आपके साथ ये कंपनी को बनाने के लिए, हम लोगों को उनका डिक्लेरेशन लगेगा। मतलब कौन कौन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इन लोगों का हमको डिक्लेरेशन लगेगा कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट है ना, ये सारे एक्ट को कंप्लाई किया है करके हमें ऐसी रिक्वायरमेंट लगेंगी। किससे रिक्वायरमेंट लगेंगी बताइए? प्रोफेशनल से। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, हमें डिक्लेरेशन लगेगा सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम से। जितने भी हमारे आपके सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम है उनसे भी हमको डिक्लेरेशन लगेगा। कौन सी चीज का, कि वो दे आर नॉट कॉन्विक्टेड फॉर गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस फॉर द फॉर्मेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। मतलब क्या, कि वो व्यक्ति, दे आर कॉन्विक्टेड का मतलब होता है प्रूव्ड गिल्टी, तो वो द व्यक्ति मतलब जो लोग है ना, दे आर नॉट प्रूव्ड गिल्टी, मतलब उनको कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा प्रूव नहीं किया गया है कि आप गिल्टी हो। कोई ऐसी कंपनीज फ्रॉडुलेंट करने के लिए या फ्रॉड करने के लिए या फ्रॉडुलेंट कंपनी को क्रिएट करने के लिए वो गिल्टी नहीं माने गए हैं, ऐसी वाली बात यहां पे की गई है। और कितने सालों में? पिछले 5 सालों की यहां पे बात की जा रही है कि पिछले 5 सालों में वो गिल्टी नहीं माने गए। इसके अलावा हमको पर्टिकुलर्स, डिटेल्स लगेंगे, नाम, सरनेम, एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस, सारे सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम का। सेम चीजें आपके डायरेक्टर्स की भी लगेंगी, लेकिन डायरेक्टर्स के केस में डिन नंबर उनका एक्स्ट्रा लगेगा। उसके अलावा अगर कोई भी इंटरेस्ट, मतलब ये जितने भी हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स है, इनका अगर कहीं और इनका मन लगता है, कोई दूसरे कंपनी के अंदर अगर इनका मन लग रहा है ना, इंटरेस्ट है, तो हमको वो कंपनी से भी क्या लगेगा, वो कंपनी से भी हमको असेंट लगेगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को जब आप रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर दे तो रजिस्ट्रार यहां पे मजे लेता है। मजे लेने के बाद रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद आप यहां पे आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन चुके हो, आप अपना
धंधा कर सकते हो। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाता है। फिर आपको जितने भी ये कॉपीज एंड डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया इसको संभाल के जप के रखिएगा अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर। बाद में कल चल के ऐसा पता चलता है कि आपने झुट्टू इंफॉर्मेशन दिया और आपकी कंपनी अभी तक बनने की है। सुनिए, आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया लेकिन अभी तक कंपनी बनी नहीं है, तो ऐसे केस में आपको 447 के अंदर लेटा देंगे, 447 फॉर फ्रॉड। लेकिन अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो ऐसे केस के अंदर हम यहां पे ऑफिसर इन डिफॉल्ट प्लस उसके साथ साथ क्या कंपनी को सेक्शन नंबर 447 के अंदर लेटाएंगे। यही नहीं, अभी तो और सुनो, आपको हम लोग यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, मतलब ऐसे कंपनीज के लिए ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएंगी और उसके बाद ऑर्डर यहाँ पे पास किया जाता है। सबसे पहला ऑर्डर ट्रिब्यूनल कर सकता है कि आपके मैनेजमेंट को रेगुलेट कर सकता है। जैसे कि यार वो कौन सी नो बैंक के केस में बेटा एसबीआई वाले लोगों को बैठवा दिया था, वहां पे भी लंच ब्रेक चालू करेंगे बोले, तो ऐसे केस के अंदर रेगुलेट किया मैनेजमेंट को। दूसरा, लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर दिया कंपनी के। अब जब आपने लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर दिया तो कैसी बात हो गई, फिर तो कंपनी का कोई फायदा नहीं हुआ ना। उसके अलावा तीसरा अगर मैं बात करूं, आपका नाम ही रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से काट दिया, आपको वाइंडिंग अप करवा दिया, मतलब आपके असेट्स वर्सेट्स को बेच मार के बेटा आपके लायबिलिटीज को पे करवा देंगे, ऐसी वाली बात यहां पे हुई है ना। तो ये सारी चीजें यहां पे आ जाती है। इसके अलावा स्पाइसी फॉर्म वगैरह भी होता है जिसकी मदद से आप कंपनीज वगैरह को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, एक बार मेरे साथ रिवाइज कराओगे ना मेरे को। सेक्शन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिवाइज करवा दीजिए। सेक्शन नंबर 7 कहता है कि डॉक्यूमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे। सबसे पहले डिक्लेरेशन प्रोफेशनल से, दूसरा डिक्लेरेशन अपने लोगों से। प्रोफेशनल से कि सारे रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट को कंप्लाई किया, दूसरा सब्सक्राइबर से, सब्सक्राइबर्स को बोला गया कि तुमने कोई ऑफेंस तो नहीं किया पिछले 5 सालों में कंपनी बनवाते वक्त करके। उसके अलावा पर्टिकुलर्स ले लेंगे बेटा, पर्टिकुलर्स के अंदर नाम, अता पता, लापता सब कुछ ले लेंगे इनका। डायरेक्टर्स के अंदर डिन एक्स्ट्रा होने वाला है। उसके अलावा अगर कई डायरेक्टर्स का और मन लगता है तो वो कंपनी की भी डिटेल्स निकाल लेंगे। सिन इशू कर दे, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देंगे, सिन इशू करवा देंगे, मेंटेनेंस करेंगे पूरे डॉक्यूमेंट्स का रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर। इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन हुआ 447 के अंदर लेटा दो, कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो गई तो ओआईडी को भी बजा और 447 के अंदर लेटाओ और यहां पे ऑर्डर दिया जाएगा ट्रिब्यूनल का। लेकिन उससे पहले ROBH होगा, मतलब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएंगी, जिसके अंदर 5 ऑर्डर्स कोई भी ट्रिब्यूनल पास कर सकता है। सबसे पहला, वो आपके मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी को रेगुलेट करे। दूसरा, आपके लायबिलिटी को अनलिमिटेड करे। तीसरा, आपका नाम मिटाए। चौथा, वाइंडिंग अप करे और एज ऑर्डर्स एज में बी स्पेसिफाइड, जो उसको ठीक लगे वैसी भी चीज वो कर सकता है, कोई दिक्कत की बात यहां पे नहीं है। फटाफट बताइए मुझे, क्या आपको अभी तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई है? जल्दी से बोलो। जमा है क्या? अभी तक पूरी चीजें क्लियर है? हाँ सर कह दो। चलो, बेहतरीन, काफी बेहतरीन। आओ आओ, अब सुनो। अब मैं आपके साथ इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1% कंपनी से रिलेटेड बात करूंगा। 1% कंपनी का प्रिंसिपल होता है कि क्या एकला चालो रे, समझना बात को, एकला चालो रे मतलब क्या? ये 1% कंपनी बेसिकली इसके मेमोरेंडम के अंदर क्या करता है, नाम इंडिकेट द नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ द अदर पर्सन। ये क्या करता है, समझिए बात को। जो मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी है ना, ये इंडिकेट करता है नेम ऑफ अदर पर्सन, मतलब जो मेंबर है वो किसी और व्यक्ति का नाम स्पेसिफाई करता है मेमोरेंडम के अंदर, जिसको अपन लोग नॉमिनी का नाम देते हैं। मतलब कि कल चल के मेंबर को कुछ ऊंच नीच हो गई, पहला ही एक व्यक्ति कंपनी को संभाल रहा है तो उसके जगह ये दूसरा व्यक्ति आ जाएगा और कंपनी को संभाल लेगा। तो वो दूसरे व्यक्ति का अपने को प्रायर रिटर्न कंसेंट लगता है अगर हम उसे क्या बनवा रहे, अगर हम उसे नॉमिनी बनवा रहे हैं। तो उसके बाद क्या वो व्यक्ति कभी भी इस कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है? ऑब्वियस, बिल्कुल कर सकता है। उसके अलावा अगर मैं चाहूं, मतलब मेंबर चाहे, तो क्या उस व्यक्ति का नाम मिटा सकता है? बिल्कुल। ऐसे केस में मैं मेंबर कंपनी को रिक्वेस्ट करेंगे, बस ये कुछ नहीं फॉर्मेलिटी, और कंपनी फिर उसके बाद आरओसी के पास पहुंच जाती है कि एक काम करो इसके नाम को मिटवा दो करके, है ना, मतलब दूसरा इसके जगह दूसरा नाम करवा दो।
अच्छा, ये जो आप पर्सन का उलटफेर आप करते रहोगे तो ऐसे केस में क्या हम इसको अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम मान लेंगे क्या? आप नाम चेंज करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे बार बार करो, 1000 बार करो, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अब देखिए, एक व्यक्ति, आखिर कौन सा व्यक्ति ओपीसी बना सकता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ओपीसी बना सकता है एक नेचुरल पर्सन, मतलब कल चल के मैं कहता हूं चिरायु प्राइवेट लिमिटेड को बनाना है ओपीसी, क्या वो बना सकता है? नहीं बना सकता, है ना। तो नेचुरल पर्सन का होना जरूरी है। उसके साथ साथ इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मतलब अक्षय कुमार नहीं बना सकता। उसके अलावा रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, मतलब भारत का रहने वाला हूं मैं, भारत के गुणगान सुनाता हूं। तो ऐसे केस में रेसिडेंट इन इंडिया हुआ तो वो ओपीसी बना सकता है, तब जाके वो ओपीसी बनाएगा और तब जाके ही वो नॉमिनी बन सकता है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जो यहाँ पे रेसिडेंट इन इंडिया है, वो रेसिडेंट इन इंडिया, सुनना, वो रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन से ज्यादा रहा हो हमारे देश में, तो ऐसे केस के अंदर उसे क्या बोला जाता है? उस व्यक्ति को रेसिडेंट इन इंडिया बोला जाता है। नेचुरल पर्सन ही होना चाहिए, 120 दिन से ज्यादा जो भारत में बचे वो वाला व्यक्ति। अच्छा, मुझे आप एक बात बता दो, एक व्यक्ति नॉमिनी है और वो जो नॉमिनी वाला व्यक्ति है ना, वो दूसरे जगह का मेंबर भी है। अब क्या हो जाता है कि जो देखो, एक जगह मैं मेंबर हूं, एक जगह मैं नॉमिनी हूं, तो दूसरी वाले कंपनी का मेंबर की मृत्यु हो जाती है और मैं वहां पे भी अब मेंबर बन जाता हूं। तो ऐसे केस के अंदर मुझे 180 दिन के अंदर अपना डिसीजन लेना होगा कि मैं कहां पे मेंबर बनना चाहता हूं करके, इधर मेंबर बनना चाहता हूं या इधर मेंबर बनना चाहता हूं। मुझे अपना डिसीजन क्लियर लेना होगा। ये दोनों जगह नहीं चलता, ये ड्यूअल गेम आप नहीं कर सकते, किसी एक के हो जाओ, ऐसा मैं नहीं, ऐसा लॉ कह रहा है, यहां पे बात की जा रही है। भाई तू अकेला है, क्या क्या कर लेगा, समझ रहे बात को? तो ऐसे वाला मैं नहीं, लॉ कह रहा है जो यहां पे बात कर रहा है। समझ गए आप बात को? आइए चलिए, उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये कब की बात हो रही है? जब मेंबर की बात हो रही है तब बेटा, लेकिन जब आप नॉर्मल ऐसा ही खेल खेल रहे हो तब चलता है, तब कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब परमानेंट फॉरएवर वाली बात आ रही है तो ऐसे केस के अंदर आप दोनों में से किसी एक को चूज कर लेना, ऐसा लॉ ने बोल के रखा है ओपीसी के केस में। तो आप किसी भी एक व्यक्ति को चुन सकते हो, आपको जो लगे वो चुनना। हम ऐसा प्रेशर नहीं बना रहे कि पहले उसी को चुनो करके, आपको आपकी मर्जी है ना, या आप अपना चूज करोगे, हमें कोई लेना देना नहीं, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली गई है। अच्छा, मेंबर, मुझे एक बात बताइए, क्या मेंबर को बेनिफिशियल इंटरेस्ट वगैरह मिल सकता है? इल्ला, कुछ नहीं मिल सकता। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ओपीसी क्या यहाँ पे एनबीएफसी एक्टिविटीज वगैरह कैरी आउट कर सकती है? नहीं कर सकती है। एनबीएफसी एक्टिविटीज को बिल्कुल सेक्शन 8 कंपनीज जैसी चीजें नहीं खोल सकती है ओपीसी, इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा आपके साथ कौन सा, अब मैं आपके साथ बात करूंगा फॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज विद द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, मतलब सेक्शन 8 कंपनी से रिलेटेड मैं बात करूंगा, जो आपके साथ बात करता है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। तो सेक्शन 8 कंपनी स्पेसिफिकली बनाई जाती है, ये ऐसी कंपनीज होती है जो अपने प्रॉफिट्स को ये ऐसी कंपनीज होती है जो अपने प्रॉफिट्स को अप्लाई करती है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए। समझ रहे बात को? टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स ये कंपनी आती है। अब वो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स कौन से हो सकते हैं? तो स्कूल को याद करना, स्कूल के अंदर जैसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स होता था, फिर स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च लैब हुआ करती थी, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ये सारी चीजें स्कूल के अंदर हुआ करती थी। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए सेक्शन 8 कंपनी आती है, सेक्शन 8 कंपनी आ जाती है। बराबर, बिल्कुल बराबर। अब देखिए क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, अब यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्या करे, वो एक व्यक्ति को, मतलब किसी कंपनी को वो सेक्शन 8 कंपनी का दर्जा देवे। और जब किसी कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी का दर्जा मिलता है ना, तो बेटा वो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड शब्द का प्रयोग अगर नहीं भी करती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुनो, सेक्शन 8 कंपनी के केस में वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत है क्या? विदाउट एनी एडिशन। क्या बोल रहा हूं मैं? विदाउट एनी एडिशन। आप एडिशन मत करो तो भी आप यहां पे क्या कर सकते हो, तो भी आप यहां पे समझिए बात को, तो भी आप यहां पे बिल्कुल यहां पे चीजों को, मतलब प्राइवेट कंपनी, मतलब आप एक प्राइवेट कंपनी की तरह ऑपरेट कर सकते हो। क्या ये डिविडेंड बांट सकती है लोगों में? नहीं मुन्ना, नहीं, ये डिविडेंड भी नहीं बांट सकती, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं बांट सकती, ऐसी वाली बात यहां पे बोली गई है। इसके
अलावा अगर मैं बात करूं आपके साथ, देखिए ये प्रिविलेज ऑब्टेन करती है एक लिमिटेड कंपनी जैसा, मतलब इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती। उसके अलावा एक फर्म भी सेक्शन 8 का पार्ट बन सकती है, मेंबर बन सकती है। अल्ट्रेशन ऑफ एमओए करेंगे लेकिन केवल और केवल प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लगेगा। अगर मैं किसी और कंपनी के अंदर ये कन्वर्ट करना चाहते हैं खुद को तो क्या ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगेन इनको कंप्लायंसेस करना पड़ता है। पहले कुछ लिमिट्स हुआ करती थी, अब वो लिमिट्स बेटा नहीं रह गई है, समझ रहे बात को, अब वो लिमिट्स नहीं रह गई है। उसके बाद रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस की बात करूंगा। कल चल के ऐसा पता चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सुनिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा पता चलता है कि कुछ तो भी आपने लफड़ा किया है, कुछ तो भी आपने कांड किया है, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले क्या बोलेंगे, आपके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड शब्द को प्रयोग लगाएंगे। उसके बाद कंपनी आपको उसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। अपॉर्चुनिटी देने के बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके सेक्शन 8 कंपनी को किसी दूसरे सेक्शन 8 के साथ अमलगमेट करवा देंगी, बोलेंगी आपको मिक्स कर दो, आपको खत्म करके आपके सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज को दूसरे कंपनीज जो सेम ऑब्जेक्ट को रखते हैं वो सेम ऑब्जेक्ट वाले कंपनीज को हम लोग ट्रांसफर कर डालेंगे। ये पहली वाली चीज। और जहां पे लाइसेंस को अगर रिवोक कर दिया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट केस में दूसरे सिमिलर ऑब्जेक्ट वाले कंपनी के साथ क्या करा रही है, यहां पे अमलगमेट करवा रही है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपका वाइंडिंग अप करवा सकती है। वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी को बंद करवा देना, असेट्स वगैरह को बेच मार के आपके लायबिलिटीज को पे करके खत्म करवा दिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बाकी आपके ऊपर पनिशमेंट, पेनल्टी एंड कॉन्ट्रावेंशन तो लगने वाले हैं। अब यहां पे कंपनीज एक्ट की खास बात यह है बेटा कि यहां पे हर एक सेक्शन में इसकी पेनल्टी आती है, हर एक सेक्शन में ये पेनल्टी के बारे में बात करता है। तो अपन लोग अगर इतनी पेनल्टी ध्यान रखेंगे तो आप और मैं इस जीवन में तो संभव नहीं है बेटा, है ना, इस जीवन में संभव नहीं है हर एक सेक्शन की पेनल्टी याद रखना। तो आप भी उसका अननेसेसरी लोड मत लीजिए कि पेनल्टी याद नहीं हो रही, पेनल्टी याद नहीं हो रही, बस आप फ्लो के साथ जाते जाइए, जितना आपको याद आया उतना याद आया, ठीक है। आइए एक्सेप्शन में क्या बोला है, जैसे बाकी जगह 21 दिन का आपको क्लियर नोटिस देना होता है, यहाँ पे आपको केवल और केवल 14 डेज का नोटिस देना होगा अगर आप कोई मीटिंग बुलाना चाहते हो तो। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और इसके अलावा जो अलग अलग फालतू की कमिटीज आप लोग बनाते हो कंपनी के अंदर, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन और कौन सी शेयर होल्डर्स कमेटी, वो सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है सेक्शन 8 में, क्योंकि सेक्शन 8 में क्या करना है, आपको जितना हो सके पैसा बचाओ और इस पैसे को कहां पे लगवाइए बेटा, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए लगाइए। तो ऐसे केस में वो वाली बात यहां पे ये लोग कर रहे हैं। क्या आप बात को समझे? हाँ, है ना। चलिए आ जाओ। उसके बाद इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 9 आप लोगों के साथ बात करता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो इनका क्या कहना है, सेक्शन नंबर 9 आप लोगों के साथ कहता है कि जिस समय आपकी कंपनी एक बार इनकॉर्पोरेट हो गई, अगर एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया तो आपकी कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। सिंपल सी बात है कि एक बार आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है ना, तो आप कंपनी के पास, मतलब आपकी कंपनी के पास फीचर्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, बोलो जल्दी से? फीचर्स ऑफ कंपनी एक्टिवेट हो जाते हैं। ऐसा मैं आप लोगों के साथ कहूंगा, फीचर्स ऑफ कंपनी क्या हो जाते हैं, फीचर्स ऑफ कंपनी एक्टिवेट हो जाते हैं, ऐसा वाली बात यहां पे बोली गई है। तो सेक्शन नंबर 9 बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये ऐसे 2-4 एग्जांपल्स देके रखे हैं इन्होंने, मतलब 2-4 कंपनी के नाम है, बस सेपरेट लीगल एंटिटी एक्टिवेट होता है, इतना ध्यान रखिएगा। अब आएंगे वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और सेक्शन नंबर 4 इसके साथ यहां पे बात करता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो बेसिकली ये चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी होता है। ये कंपनी की कुंडली होती है जो ये बताता है कि कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी क्या नहीं कर सकती, कंपनी के पावर्स क्या है, कंपनी के रिस्ट्रिक्शंस क्या है, सारे चीजों के रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 4 आप लोगों के साथ चर्चा करता है एकदम डिटेल में, ठीक है। आइए तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्शन नंबर, यहां पे सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 56 मेमोरेंडम को डिफाइन करता है, जो कहता है कि जो आपने ओरिजिनली एमओए बनाया था और उसके अंदर आपने जितने भी चेंजेस किए ना, उसे हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मान लेंगे करके, ठीक है। आइए अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इसका ऑब्जेक्ट होता है, ये आपको बताता है कि ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म, मतलब एमओए का पर्पस क्या है, एमओए का पहला पर्पस है, ये आपको बताता है कि ये कंपनी आखिर बनी क्यों है, व्हाई द, व्हाट इज
द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस कंपनी, ये पहला। दूसरा, कंपनी के पावर्स क्या है, कंपनी कितना लोन ले सकती है, कंपनी कितना लोन दे सकती है, कंपनी के पावर्स बताइए। और तीसरा, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी व्यक्ति, समझिए बात को, कोई भी व्यक्ति जाके क्या कर सकता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है तो इसको विजिट कर सकता है, देख सकता है कि कंपनी के क्या पावर्स है, कंपनी के क्या पावर्स नहीं है, सारी चीजों के बारे में जान सकता है। तो ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। और चौथा, शेयर होल्डर्स को आखिर पता तो होना चाहिए ना कि आखिर कौन से पर्पस के लिए उनके शेयर को अपन लोग यूज कर रहे हैं, उनके पैसे को अपन लोग यूज कर रहे हैं, वो पर्पस को यहां पे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे बात को, वो पर्पस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी वाली बात यहां पे क्या की गई है, ऐसी वाली बात यहां पे की गई है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? सभी लोग बताइए मुझे, क्या आप इस बात को बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं क्या? फटाफट फटाफट सभी लोग बताएंगे मित्रों, है ना, आ जाइए। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग अगर बात करें तो ये क्या बोला जा रहा है, चार चीजों से रिलेटेड बात करता है। ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म, दूसरा पावर्स फॉर विच द कंपनी कैन एंगेज, तीसरा पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, चौथा अगर मैं बात करूं तो कौन से पर्पस के लिए आखिर कंपनी बन रही है, उस पर्पस के लिए भी यहां पे बात यहां पे कर दी गई है। आ जाइए, अब इसके अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दैट इज द कंटेंट्स ऑफ एमओए, है ना, कंटेंट्स ऑफ एमओए से रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर क्या क्या कंटेंट होते हैं एमओए के। सबसे पहला एमओए के अंदर होता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज मतलब बेसिकली ये कंपनी के, यहां पे नेम क्लॉज का मतलब होता है कि कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कौन सा शब्द है। अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है तो वो लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है, अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो वो प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। ये पहली चीज। दूसरा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बेसिकली वो एरिया से रिलेटेड बात करता है कि आखिर कौन से एरिया में रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएट होता है, तो उसके बारे में यहां पे बात करता है ना। एरिया नहीं बेटा, यहां पे स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो रजिस्टर्ड ऑफिस आपके साथ स्टेट से रिगार्डिंग चर्चा करता है कि कौन से स्टेट में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएट होने वाला है। तीसरा होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज आपको बताता है कि कंपनी की लायबिलिटी कितनी है ना। नहीं, ऑब्जेक्ट क्लॉज आपको क्या बताता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज आपको बताता है कि आखिर क्यों कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है, रीजन आपको बताता है कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के। तीसरा वाला पॉइंट लायबिलिटी क्लॉज या कैपिटल क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज आपको बतवाता है जैसे कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो इसकी लायबिलिटी मैक्सिमम एक्सटेंट पे ओनली अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स होंगी। मतलब कि अगर मैं बात करूं आपके साथ 10 रुपए का शेयर है, 7 रुपए का पेड अप है तो 3 रुपए का अनपेड हुआ। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग यहां पे बात करेंगे अनपेड अमाउंट की लायबिलिटी से रिलेटेड यहां पे चर्चा करता है। और दूसरा, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो ऐसे केस के अंदर यहां पे बात किया जाता है कि आखिर कौन से इसमें, समझ रहे बात को, सुनो मित्रों ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा। मैं अगर बात करूं आपके साथ तो देखिए कौन सी चीज की बात की है यहां पे, इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो गारंटी के केस में यहां पे बात करता है कि कल चल के अगर वाइंडिंग अप हुआ कंपनी का, तो कल चल के जब वाइंडिंग अप होगा कंपनी का तो ऐसे केस में वो जो वाइंडिंग अप के केस में सामने वाला व्यक्ति कितना पैसा हमें देगा उसे गारंटी कंपनी, उसके अंदर लायबिलिटी की बात करेंगे कि कितना पैसा वो व्यक्ति देने वाला है, वो यहां पे ये कंपनी के रिगार्डिंग बात यहां पे की जाती है। तो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस या वाइंडिंग अप से रिगार्डिंग बात की जाएंगी। एडजस्टमेंट राइट एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज अमंग देमसेल्व्स, उस चीज के रिगार्डिंग चर्चा की जाएंगी। तो ये सारी बात यहां पे की गई है। और अगर कंपनी में इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल तो ऐसे केस में कितना यहां पे डिवीजन शेयर कैपिटल, जैसे अगर मान लीजिए 1 करोड़ यहां पे है तो 1 करोड़ की यहां पे अगर टोटल कैपिटल है तो ऐसे केस में मान लीजिए, लेकिन इसके अंदर 1 लाख शेयर में डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब एक शेयर की कीमत 100 रुपए हो चुकी है ना। तो उस चीजों के रिगार्डिंग भी यहां पे पूरी चर्चा की जाती है। कौन सी चीज के अंदर, कैपिटल क्लॉज के अंदर। नेम क्लॉज की अगर मैं बात करूं आपके साथ, अब आ जाएंगे बेटा नेम क्लॉज के अंदर सबसे पहले चीज आती है क्या, देखो कंपनी को अप्लाई करना होता है नाम के लिए कि अब कंपनी को नाम, यार कुछ ना कुछ तो नाम डालना होगा ना। अब मुझे एक बात बताइए, मैं जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी है तो मैं भी रिलायंस नाम डाल सकता हूं क्या? मैं नहीं डाल सकता हूं, सिंपल सी बात है। तो ऐसे केस के अंदर द नेम स्टेटेड इन मेमोरेंडम, तो जो भी नाम मैं मेमोरेंडम के अंदर रखना हूं ये बहुत ज्यादा आइडेंटिकल, मतलब ये आइडेंटिकल या ये रिसेंबल नहीं करना चाहिए कोई एग्जिस्टिंग कंपनी से। मतलब बेसिकली कोई अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है ना तो एग्जिस्टिंग कंपनी से बिल्कुल ही जो रिसेंबल
इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसी वाली बात यहां पे बोली गई है। ये पहली वाली बात। दूसरा, अगर मैं बात करूं आपके साथ, ऐसी कंपनी है ना बेटा, ये कोई ऑफेंस या ऑफेंस अंडर द लॉ को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करनी चाहिए। मैं यहां पे या अनडिजायरेबल, जैसे मर्डर लिमिटेड करके मैं कंपनी का नाम रख रहा हूं जो बहुत ज्यादा अनडिजायरेबल है, या मोदी जी लिमिटेड करके मैं ऐसा रख रहा हूं, तो ये बिल्कुल ही ऐसा बता रहा है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हिस्सा है करके, है ना। तो ऐसे नाम मैंने नहीं रखना चाहिए। तो मैंने क्या क्या बताया बताइए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। ये तीन चीजें नहीं होनी चाहिए आपके कंपनी के नाम के अंदर। बराबर, बिल्कुल बराबर। अब देखिए क्या, अब उसके बाद क्या बोला गया, अनडिजायरेबल नेम से रिलेटेड अगर कोई ऐसा नाम होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, आपको परमिशन लेना पड़ सकता है। मतलब रूल 8 भी आपको बताता है कि अगर आप अपने कंपनी के नाम में ये सारे शब्दों का प्रयोग करते हो ना, जैसे बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, पब्लिक, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड द लाइक, म्यूनिसिपल, पंचायत डेवलपमेंट, प्राइम मिनिस्टर, और क्या क्या नाम यूज किए गए। तो ये जितने भी नाम से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो ना, तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना। वही अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल निधि, एसेट मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, आप ऐसे स्टॉक एक्सचेंज, आप अगर ऐसे कुछ स्पेसिफाइड रेगुलेटर के नाम यूज करते हो, तो स्पेसिफाइड रेगुलेटर से परमिशन लेना, और परमिशन लेने के बाद ही आप अपने कंपनी का नाम यहां पर रख सकते हो। ऐसी वाली बात इन्होंने की गई है। क्या बात को समझे? यस सर। रिजर्वेशन ऑफ नेम से रिगार्डिंग चर्चा करूंगा कि अगर आप कोई नई कंपनी बना रहे हो या एग्जिस्टिंग कंपनी को अपना नाम चेंज करना है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं नाम के लिए। मतलब वो आरओसी को पूछेंगे, ये तो बता तेरे पास नाम अवेलेबल है क्या। मतलब वो पूछेंगे आरओसी से कि अगर आपके पास ये नाम अवेलेबल है तो प्लीज इसको क्या करके रख लीजिए, इसको अलग से सिक्योर करके रख लीजिए। हो सकता है न्यू कंपनी हो सकता है ओल्ड कंपनी हो। अगर न्यू कंपनी है तो यहां पे आपने क्या करना चाहिए, देखो दो प्रकार के फॉर्म होते हैं, एक स्पाइसी फॉर्म होता है और दूसरा रन फॉर्म होता है। समझ रहे? एक स्पाइसी न्यू के लिए, रन यहां पे मतलब रिजर्व द यूनिक नेम, तो ये सारी चीजों के लिए आ जाता है। अब सुनना, देखो अगर कोई न्यू कंपनी अप्लाई करता है रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए, तो ऐसे केस में 20 दिन तक आरओसी इंतजार करेगा कि एक काम कर ले करके तू कंपनी के लिए अप्लाई कर ले 20 दिन के अंदर, तो मैं ये नाम को परमानेंट करवा दूं। 20 दिन तक मैं रोक के रखूंगा, अदरवाइज 20 दिन गुजरे तो मैं 21वें दिन से चालू कर दूंगा ओपन फॉर पब्लिक। मतलब अब कल चल के कोई भी व्यक्ति आता है बेटा और मेरे साथ अप्लाई और मुझे कहता है कि ये नाम दे दो, मैं उसे नाम दे दूंगा, कोई चिंता का विषय नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है तो उसके लिए अपन थोड़ा सा फेवरेबल हो जाएंगे 60 दिन का, लंबा रिलेशन है ना अपना उसके साथ, तो ऐसे केस के अंदर अपन लोग 60 दिन का समय लेंगे। यहां पे 60 डेज का समय लिया जाएगा और ये 60 डेज के अंदर 60 डेज तक हम उसके नाम को रिजर्व यहां पे करके रखेंगे। क्या आप बात को समझे? तो न्यू कंपनीज के लिए 20 दिन और यहां पे एग्जिस्टिंग के लिए 60 दिन, और दो फॉर्म्स होते हैं स्पाइसी और रन। इसका आपको प्रयोग करते हुए कंपनी को क्या करना होता है, कंपनी को यहां पे चीजें डालनी होती है। अब कल चल के ऐसा पता चलता है बेटा कि ये जो कंपनी है ना, ये मतलब कंपनी अनडिजायरेबल नाम से बन गई थी या कंपनी गलत बन गई थी, तो ऐसे केस के अंदर समझिए बात को, हम सामने वाले को अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट देंगे, है ना, और दूसरा उसको डायरेक्ट करेंगे कि तू ये नाम को चेंज कर ले, कितने, इसमें 3 महीने के अंदर चेंज कर लेना आफ्टर पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, है ना। दूसरा एक, या हम सीधा एक्शन ले लेंगे टू स्ट्राइक ऑफ द नेम अगर वो कुछ नहीं करता है तो। और तीसरा पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप किया जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। ऐसी वाली बात यहाँ पे की गई है, बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। क्या बात को समझे? यस सर। उसके बाद अगर मैं बात करूं, डोमिसाइल क्लॉज होता है। डोमिसाइल क्लॉज आपके जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहां से रिलेटेड बात करता है कि आपको मेंशन करना होता है कि कहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएट होने वाला है। ऑब्जेक्ट क्लॉज बात करता है कि कौन से चीजों के लिए, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, ऐसा आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज कहता है। अब ये ऑब्जेक्ट क्लॉज से रिलेटेड एक कंसेप्ट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या कहता है, आइए समझते हैं। जैसे देखिए मित्रों, ध्यान दीजिएगा, देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का कहना है कि हर एक जो कंपनी होती है ना, ये कंपनी के है ना पावर्स होते हैं, हर एक कंपनी के पावर्स होते हैं जो उसके कहा दिए होते हैं, जो उसके MOA के अंदर स्पेसिफाइड होते हैं, ये उसके पावर्स हैं।
अगर वो कंपनी अपने पावर्स के बियॉन्ड जाके कोई भी काम करती है तो ऐसे केस के अंदर हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं कि इसे हम लोग अल्ट्रा वायर्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बोलो जल्दी से, हम लोग इसे अल्ट्रा वायर्स का नाम देते हैं। सभी लोग बताएंगे अल्ट्रा वायर्स का इसे नाम दे दिया जाता है, बराबर ना। और अल्ट्रा वायर्स जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना, ये अपने आप में वॉइड एक्टिविटीज होती है। मतलब कोई कंपनी अपने पावर्स के बियॉन्ड जाके क्या काम कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, समझना बात को, नहीं कर सकती है। लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कोई डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर के यहां तक पावर है, अब वो डायरेक्टर अपने पावर्स के बियॉन्ड काम करता है लेकिन वो विद इन कंपनी के पावर काम करता है ना, तो ऐसे एक्टिविटीज को हम लोग रेटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए एओए के हिसाब से भी अगर आप एओए के भी पावर को एक्सीड करते हो तो एओए को भी आप अल्टर कर सकते हो और उस पावर को रेटिफाई किया जा सकता है, मतलब वो एक्ट को रेटिफाई किया जा सकता है। मैं ऐसा आप लोगों के साथ कह रहा हूं, ठीक है। तो अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो बियॉन्ड पावर्स की जाती है तो ना ही कंपनी उस चीज के ऊपर क्लेम कर सकती है और ना ही थर्ड पार्टी उसके ऊपर क्लेम कर सकती है, क्योंकि ऐसा अज्यूम किया जाता है कि क्यों एमओए और एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है तो सामने वाला मतलब आउटसाइडर्स ने एमओए और एओए को पढ़ के हमारे साथ डील करना चाहिए। अगर वो हमारे साथ पढ़ के डील करेगा तो बात सही है, अगर वो पढ़ के डील नहीं करता है तो गलती उसकी है एंड ही शुड सफर, कंपनी विल नॉट सफर, ऐसी वाली बात यहां पे की गई है। और जो एक केस लॉ के माध्यम से जबरदस्त तरीके से समझाई गई है जिसका नाम है एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयन वर्सेस रिची। इसके अंदर क्या हुआ था, ये कंपनी ने रिची को बेटा लोन के तौर पर एडवांस दिया पैसा, बोले बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। शेयर होल्डर्स ने यहां पे ये उठाया, मतलब कि कंपनी तो कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर्स की कंपनी है, वो लोन कैसे दे सकती है। और बात वही हुई हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर कि ये कंपनी जो है इसके अंदर भली जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स लिखा गया था, लेकिन जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब होता है कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेना। अगर आप सेम लाइन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन नहीं लेते हो तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, ऐसे केस के अंदर हम लोग कह देते हैं कि ये वाली चीज अल्ट्रा वायर्स है और अल्ट्रा वायर्स के ऊपर कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी क्लेम नहीं कर सकती, ऐसी वाली बात यहां पे बोली गई है। क्या बात को समझे आप लोग, सभी लोग बताइए मुझे, क्या आप इस बात को समझ गए? यस सर। उसके बाद देखिए सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज की मैं बात करूं आपके साथ तो यहां पे आपको बताना होता है कौन सा, यहां पे कंपनी ड्यूली साइंड बाय द सब्सक्राइबर्स, और मतलब बेसिकली कौन सारे लोग हैं जो हमारे कंपनी को अप्लाई करने वाले, फर्स्ट डायरेक्टर्स बनने वाले, उनकी यहां पे चर्चा की गई है। 8th वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं आपके साथ, फॉर्म एंड शेड्यूल्स रिलेटेड टू मेमोरेंडम, तो यहाँ पे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स दोनों के फॉर्म्स एंड शेड्यूल्स यहाँ पे टेबल ABCDEFGHI तक दिए गए। मैंने आपको क्लास के अंदर बताया भी था कि ABCDE एक सीक्वेंस में, उसके बाद इंटरचेंज कैसे हुई है चीजें करके, ये मैंने आपको क्लास के अंदर बतवाया भी था। क्या आप बात को समझे, है ना। आइए अब मैं आपके साथ बात करूं तो हम लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के ऊपर चलेंगे और इसके अंदर आपको एक प्रिंसिपल देखने को मिलने वाला है और वो होने वाला है कौन सा, एक मिनट रुको, मैं आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वो आपको यहां पे देखने को मिलने वाला है। वो जो चीज थी अल्ट्रावायर्स, वो सिंस समझिए वो अल्ट्रावायर्स एमओए से रिलेटेड ज्यादा जाता है क्योंकि वो बियॉन्ड पावर्स, और पावर्स की बात एमओए में की जाती है ना, इसलिए उसके साथ जो कंसेप्ट लिंक होता है वो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स होता है और इसके साथ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल आता है, क्योंकि एओए का तो काम ही है किसका, इंडोर से रिलेटेड पंचायत रखना, पूरी पूरी पंचायत करने का काम इंडोर से रिलेटेड किसका है, मतलब एओए का है ना। तो ऐसी वाली बात यहां पे की गई है। चलिए आइए मैं एओए पढ़ाएंगे, अब हम लोग एओए को पढ़ते हैं एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम डिटेल में एओए को पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अभी एग्जैक्ट 10 बजे 10:02 को हम लोग फिर से इस मैराथन को शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसे रेज्यूम करेंगे कब, हम लोग इसे रेज्यूम करेंगे 10:02 को, 10:02 को हम लोग इसको रेज्यूम करेंगे। 2 मिनट का ब्रेक होगा बस, है ना, और उसके बाद हम लोग इसको रेज्यूम करेंगे। अभी आपको ऐसा गोल गोल नजर आएगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं फिर से लाइव उसके अंदर दिखे हम लोग एओए से रिलेटेड बढ़िया तरीके से चर्चा करते हैं क्या होता है अगर एओए के अंदर हम लोग डिटेल में अभी हम लोग पढ़ने के लिए एकदम बढ़िया तरीके से आ जाएंगे आ जाओ बस थोड़ी देर और उसके बाद हम लोग फिर ये एक बार ये चैप्टर फिनिश हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से चीज़ों को निपटा देंगे, है ना। मतलब एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर सो जाना ना यार, फिर तो कल सुबह 7 बजे मिलने वाले हैं यार, है ना, फिर तो 7 बजे मिलने वाले। चलो आ जाओ दोस्तों, आ जाएंगे फटाफट, कम ऑन एवरीवन, आ जाओ। देखिए
मैं अगर बात करूं आपके साथ तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कौन सा एओए से रिलेटेड सेक्शन नंबर 5 की हम लोग बात करेंगे। सेक्शन नंबर 5 आपको एओए से रिलेटेड कहता है। और एओए क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनी को गवर्न करता है। मतलब इसके अंदर रेगुलेशन होता है कंपनी को मैनेज करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए इसके अंदर स्पेसिफाइड किया जाता है। इसके अंदर चीजें होती है रिलेटिंग टू द, बोलिए फटाफट क्या, रेगुलेट करने से रिलेटेड, बराबर ना। आ जाइए देखिए, अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, देखिए इंक्लूजन ऑफ मैटर्स, कौन से मैटर्स को हम लोग यहां पे इंक्लूड करेंगे। तो हम लोग इंक्लूड करेंगे वो सारे मैटर्स को जो भी बेटा नेसेसरी है कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो अगर मैं बात करूं आपके साथ मैनेजमेंट से रिलेटेड यहां पे हो रही है, सुनना ध्यान रखना, अगर कंपनी के कोई भी ऐसी चीज जो कंपनी को मैनेज करने के लिए की जा रही है, कंपनी के मैनेजमेंट को संभालने के लिए की जा रही है, तो वो आप इसको इंक्लूड कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एओए के अंदर होती है वो है प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि मैं यहां पे जैसे मान लीजिए कोई चीज के लिए कोई अगर मुझे अप्रूवल चाहिए तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है, तो मैं उसको ऐसा करवा सकता हूं कि स्पेशल नहीं, यहां पे 90% ऑफ मेंबर्स का अगर अप्रूवल लगा तब जाके ये चीज आपको मिलेंगे, अदरवाइज आपको ये चीज नहीं मिल रही है। इसे एंट्रेंचमेंट बोला जाता है। मतलब एग्जिस्टिंग चीज से ज्यादा डिफिकल्ट कर डालना, सुनो, एग्जिस्टिंग चीज से ज्यादा डिफिकल्ट, मोर रिस्ट्रिक्टिव कर डालना, उसे हम लोग एंट्रेंचमेंट कहते हैं। और एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन को आप इंक्लूड करते हो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी के अंदर। क्या आप बात को समझ रहे हैं ना? यस सर। अब आप कैसे इसको, मैनर ऑफ इंक्लूजन कैसे होता है, तो आप इसको एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी करना, या आप इसको क्या कर सकते हैं, सुनिए बात को, और बाय अमेंडमेंट इन द आर्टिकल्स बाय ऑल मेंबर्स। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो आप अमेंडमेंट के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको यूनानिमस रेजोल्यूशन लगेगा, 100% लोगों का अप्रूवल लगेगा। वही अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो पब्लिक कंपनी के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन के मदद से आप यहां पे एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन को ऐड कर सकते हो। तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन कब कब होता है? एंट्रेंचमेंट प्रोविजन यहां पे एक तो आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तब बिच कर डालना, लेकिन एग्जिस्टिंग कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में आप यहां पे यूनानिमस रेजोल्यूशन की मदद से डाल सकते हो। और दूसरा, अगर पब्लिक कंपनी है तो आप यहां पे एसआर को पास करके भी एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हो, बराबर, बिल्कुल बराबर। अब आपको रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ता है कौन सी चीज से रिगार्डिंग, कि यहां पे नोटिस देना पड़ता है कि हमने इस प्रिस्क्राइब मोड में हमने एंट्रेंचमेंट वगैरह कर दिया है, मॉडल आर्टिकल्स और बाकी सारी चीजों के रिगार्डिंग यहां पे बातें कर लेना। अब आ जाओ, अब मैं आता हूं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? पहले आपको कंसेप्ट समझा देता हूं, देन फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को पढ़ लेंगे। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई चीज आपके कंपनी के अंदर, मान लीजिए आपके कंपनी के अंदर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड चीजें एओए के अंदर दी हुई होती है। एओए के अंदर लिखा है कि अगर आपको लोन लेना है ना, तो अगर ये 10 लाख रुपए का लोन होता है, 10 लाख प्लस का, तो ऐसे केस में एसआर आपने पास करना चाहिए, बराबर, आपने एसआर पास करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। अब एओए जब मैंने देखा तो मैंने ये जाना कि हाँ यार, मतलब ठीक है ना, यहाँ पे चीजें 10 लाख रुपए का लोन कंपनी ले सकती है क्या? तो एओए में लिखा था हाँ कंपनी तो 1 करोड़ तक लोन ले सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने चेक कर लिया, मैंने कहा ये तो 10 लाख का ही ले रहा है, मतलब मैं तो लोन दे सकता हूं। अब मैंने लोन दे दिया, समझ रहे? अब ऐसे केस में कल चल के कंपनी बोलती कि एसआर पास करना चाहिए था, लेकिन एसआर पास नहीं हुआ, अब तुम हमसे लोन नहीं मांग सकते, हम तुमको लोन नहीं दे सकते, अपन दोनों एक दूसरे के ऊपर स्यू नहीं करेंगे, क्योंकि ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायस हो जाता है, बियॉन्ड पावर आप लोगों ने और हमने काम किया है। मुझे आप एक बात बताओ, मेरे तो पैसे फंस गए यार। अब कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या गड़बड़ चल रही है ये मुझे कैसे पता होगा, ये एक आउटसाइडर को कैसे पता होगा? तो मैं वही कह रहा हूं आपके साथ कि कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन की खबर क्या आउटसाइडर को पता हो? क्या हम ऐसा अज्यूम करेंगे? क्या नहीं करेंगे। मैं वही कह रहा हूं आपके साथ कि कंपनी के अंदर जो चल रहा है वो बाहर वालों को पता नहीं होता है, ऐसा अज्यूम कर लिया जाता है। और जब बाहर वालों के साथ आप डील कर रहे हो तो जो चीजें आपके कंपनी के विद इन हो जानी है या हो जानी चाहिए थी वो आपने कर लिया, हम ऐसा अज्यूम करते हुए चलेंगे। वही चीज कहती है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि देखो, पर्सन जो डील कर रहे हैं कंपनी के साथ कैन नॉट बी अज्यूम टू हैव नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ
ऑफ कंपनी, आपके घर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थे, इसके बारे में मुझे थोड़ी पता था, ये आपको पता था, आपने पहले बताना चाहिए था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर क्या बोला जाता है, स्टेक होल्डर्स को कोई रिक्वायर्ड ही नहीं है बेटा कि इंटरनल मीटिंग हुई नहीं हुई मेरे को कोई लेना देना नहीं, मतलब ये वाली चीज एक्सटर्नल व्यक्तियों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। इसके पहली वाली चीज कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है, और वो 3 एक्सेप्शंस कौन से है समझ लेना बात को। अगर आपको नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी था, आप जानते थे स्पेशल रेजोल्यूशन लोन के लिए पास नहीं हुआ, फिर भी आपने जानबूझ के कंपनी को लोन दिया, मैं कहूंगा गलती आपकी, आप फंसोगे। दूसरा नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब होता है आपको ध्यान देना चाहिए था, कम से कम बेसिक आइडिया तो ले लेते बेटा कि मतलब नॉर्मली यूजुअली भी एक व्यक्ति पूछना है अरे भाई एसआर वैसआर पास हुआ या नहीं हुआ, एक हल्का सा यार नेग्लिजेंस आप कर रहे हो, आप बिल्कुल शेटिच नहीं रहे, आप बोले आप दे देना लोन 1 करोड़ के अंदर है, दे दे बोले फालतू टेंशन मत ले, तो ऐसे केस के अंदर नेग्लिजेंस आपने किया, आप भरोगे। फॉर्जरी, फॉर्जरी मतलब यहां पे एसआर पास कर दिया गया लेकिन पेपर के ऊपर विद फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, मतलब कंपनी के साथ भी बुरा हुआ, कंपनी के आपके साथ हुआ लेकिन कंपनी के साथ भी तो बुरा हुआ। तो जब जब फॉर्जरी वाली चीज आती है ना, पूरा कंपनीज एक्ट शांत हो जाता है, पूरा कंपनीज एक्ट कहता है ऐसे एक्ट तो नल एंड वॉइड लागे रे, मतलब ऐसे जो एक्ट्स होते हैं ना ये नल एंड वॉइड होता है, इसका कोई कामिच नहीं होता, ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। क्या आप ये बात को समझ गए? तो 3 वाले केस में यहां पे ये एक्सेप्शन होते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में, मतलब ऐसे केस में आउटसाइडर्स लायबल हो जाते, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी हुआ, दूसरा नेग्लिजेंस हुआ, और तीसरा अगर मैं बात करूं आपके साथ तो फॉर्जरी हुआ। ये तीनों केसेस के अंदर कौन लायबल होते हैं बताइए मुझे? आउटसाइडर्स लायबल होते हैं, ये वाली बात यहां पे की जा रही है। अब देखो, एक्ट टू ओवरराइड द मेमोरेंडम, मुझे आप एक बात बताइए, अगर कोई भी ऐसी चीज जो कॉन्ट्राडिक्ट करती है हमारे एक्ट से, तो ऐसे केस में जीतने कौन वाला है? ऑब्वियस सी बात है एक्ट जीतेगा। एक्ट सारे सबसेक्शन, मतलब एक्ट यहाँ पे आप एमओए में डालो, आप एओए में डालो, आप यूनानिमस कंसेंट ले लो, आपको जो करना है करो, लेकिन अगर आप एक्ट के खिलाफ हुए तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे बात को? एक्ट करा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं करके, तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे क्या, एक्ट विल ऑलवेज प्रिवेल, समझिए बात को, एक्ट विल ऑलवेज प्रिवेल, ऐसी वाली चर्चा यहां पे की जा रही है। क्या मैं आगे बढ़ूं? बोलो फटाफट हाँ सर आप आगे बढ़ सकते हैं करके, है ना? तो चलिए अब मैं सेकंड वाली चीज के ऊपर चल रहा हूं, और सेकंड वाली चीज कौन से रिगार्डिंग बात कर रहा है, कौन से रिलेटेड आपके साथ चर्चा कर रहे हैं? देखिए, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स की हम लोग यहां पे बात करेंगे। ये जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं कंपनी को। सभी लोग बताइएगा, जब हम ये एमओए को रजिस्टर कर डालते हैं तो ये बाइंड करना, बाइंड का मतलब होता है इससे बाउंड हो जाते हैं सारे लोग, वो सारे लोगों को इसको फॉलो करना होता है, और जो कंपनीज होती है इसको भी फॉलो करना होता है। मतलब सिंपल सी बात यह है यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग बाउंड हो जाते हैं ये सारे चीजों से रिलेटेड। सिंपल सी बात एमओए की है कि कंपनी इज लायबल टू मेंबर्स और मेंबर्स आर लायबल टू कंपनी, एंड यूजुअली मेंबर्स आर नॉट लायबल टू ईच अदर। मतलब जैसे कि अगर मैं कहूँ आपके साथ, सुनिए, जैसे कि सुनो ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं कंपनी मेंबर्स के टुवर्ड्स लायबल है, मेंबर्स कंपनी के टुवर्ड्स लायबल है, लेकिन मेंबर्स एक दूसरे को लायबल नहीं होते, ठीक है? वो जितने भी है बेटा मेंबर्स के थ्रू ही उनकी एप्लीकेबिलिटी चलती है। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो ऑल मनी इज पेबल बाय एनी मेंबर अंडर द मेमोरेंडम शैल बी डेब्ट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी करके। मतलब क्या कि यहाँ पे मतलब अगर कोई भी व्यक्ति से पैसा रिकवरेबल होता है तो ऐसे केस में मैं एक डेट की तरह ट्रीट किया जाता है जब आपका एमओए और एओए रजिस्टर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए आपको जैसे प्रीति को अपन ने शेयर्स दिए, प्रीति ने बेटा कॉल्स नहीं दिया, तो ऐसे केस के अंदर अगर मैं बात करूं आपके साथ, सुनिए मित्रों ध्यान दीजिए, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रीति के जो शेयर्स का पैसा है ना वो डेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब कंपनी उससे बिल्कुल रिकवर कर सकती है, नहीं करेंगे तो शेयर्स बेच मारेंगे प्रीति के फॉरफिट करके। ऐसी वाली चर्चा यहां पे की जा रही है। क्या आप बात को समझ रहे हैं? सभी लोग बताइए मुझे, क्या आप इस कबीर को स्यू कर डालो? बोले देखो मैं कुछ नहीं कहा, ये कह रहे। आइए अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम की बात करेंगे। अल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज करना, मेमोरेंडम को चेंज करना, उसे अल्ट्रेशन बोला जाता है। तो अल्ट्रेशन ऑफ एमओए के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली एकदम बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा एकदम बढ़िया तरीके से। आ जाए ना, बोलो ना, आ जाऊं मैं? हाँ सर आ जाइए। देखिए
अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 3, अल्टर और ये अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो देख लीजिए यहाँ पे इनका मतलब अल्ट्रेशन बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। सबसे पहले अगर आप एओए को चेंज करना चाहते हो, आप मेमोरेंडम, आप एमओए को चेंज करना चाहते हो, तो आपने क्या करना चाहिए, आपने स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करना है। स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब होता है कम से कम 75% ऑफ मेंबर्स का आपको अप्रूवल लगता है। समझ रहे बात को, कितना, कम से कम 75% मेंबर्स का आपको अप्रूवल लगता है अगर आप एमओए को चेंज करना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो कंपनी का, तो नाम चेंज के लिए केवल और केवल एसआर से कुछ नहीं होने वाला है। एसआर तो आप पास करोगे ही करोगे, उसके अलावा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की भी परमिशन लगेंगे। हालांकि अगर आप नाम को सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड इधर उधर खेल रहे हो तो हमको कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आप करवा लेना, तब अप्रूवल या परमिशन मत लेना। लेकिन बाकी और कोई नाम वाम चेंज करवाना हो, जैसे फॉर एग्जांपल आईजी सर से एसके है ना, तो ऐसे केस के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये अगर आप ऐसे कंपनी का नाम वाम चेंज करा रहे, आईजी सर पानीपुरी से एसके पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लीजिए। समझ रहे बात को, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आपको लगने वाला है और आपने प्रोबेबली रिटर्न वगैरह आपने प्रॉपर तरीके से फाइल वगैरह सब करना चाहिए। अब देखो क्या बोल रहा है, एंट्री इन रजिस्टर ऑफ कंपनीज, जैसे अब देखो रजिस्ट्रार शैल एंटर द न्यू नेम इन द कंपनीज इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन, मतलब जो ओल्ड आपका जो पुराना नाम था उसको हटा के क्या किया जाएगा, रजिस्ट्रार नए नाम को रख देंगे, नए नाम, और आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी प्रोवाइड करेंगे। ये आपका नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है करके ऐसी वाली भी बात यहाँ पे बोल सकती है। अब एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, अब ये जितना भी है ना जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज है उसके अंदर नए कंपनी के नाम से क्या होने वाली है, नए कंपनी के नाम से एंट्री करी जाने वाली है, ये सारी चीजें। फिर यहाँ पे बात की जा रही है जैसे जो चेंज इन प्लेस वाली बात है, मतलब डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे जो ये जितना भी चेंज ऑफ प्लेस से रिलेटेड चीजें, ये जितनी भी चीजें हैं ये आपको क्या करना होगा 60 दिन के अंदर। अभी मैं प्लेस चेंज की बात कर रहा हूं, अभी तक मैंने नाम चेंज की बात किया, नाम चेंज के अंदर मैंने क्या बोला, एसआर पास कीजिएगा। दूसरा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लगेगा, लेकिन अप्रूवल नहीं लगेगा जब प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड में खेलना हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाएगा। अभी जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं ना, ये बात की जा रही है कौन सी चीज से रिलेटेड, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं एकदम बराबर, सुनो, अरे ध्यान दो ना, ये बात की जा रही है कौन सी चीज से रिलेटेड, एकदम चेंज ऑफ प्लेस से रिलेटेड, कि हम लोग रजिस्टर्ड प्लेस को चेंज करना चाहते हैं। तो रजिस्टर्ड प्लेस का ये जितनी भी पूरी चीजें है ना रजिस्टर्ड प्लेस से रिलेटेड, ये 60 डेज के अंदर हो जानी चाहिए। अब उसके अंदर क्या क्या है आइए आपके साथ डिटेल में चर्चा करता हूं। देखो, लेकिन बिफोर पासिंग अ ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट पूछेंगी किससे, कंसेंट लेंगी, क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर या अदर पर्सन से, कि क्या सफिशिएंट है, मतलब उनके क्या इतना पैसा सफिशिएंट प्रोविजन अपन ने क्रिएट किया है क्या उनके सारे लाइबिलिटीज, डेट्स को और ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए। देखो, मैं अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस नागपुर से मैं शिफ्ट करना चाहता हूं, कहां पे, मैं नागपुर से शिफ्ट करना चाहता हूं चेन्नई, तो ऐसे केस के अंदर ये पूछेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बार डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और अदर जो पर्सन कंसर्न है ना, एक बार आपने सफिशिएंट प्रोविजन क्रिएट किया है क्या कि कल चल के आप उधर भी भाग गए तो आपकी कंपनी इन लोगों को पैसा दे पाए करके, उतने प्रोविजन को देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फाइल करेंगे रजिस्ट्रार को कौन सा, एक बार एसआर पास हो गया और गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने के बाद हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है, अगर चेंज ऑफ नेम इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेंगे। तो ऐसे केस में अपन जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट के पास। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली है क्या करके, एक आसान से आपको चीजें बता देता हूँ ना। जैसे देखो यार, आपको प्लेस चेंज करना है बेटा, अगर प्लेस चेंज क्या होता है, सेम सिटी में अगर आप प्लेस को चेंज कर रहे हो ना, तो ऐसे केस के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन को पास करो और बारीक में अपने प्लेस को चेंज कर डालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप दूसरे सिटी, सेम स्टेट में ही आप जा रहे हो, समझिए बात को, सेम स्टेट में ही आप जा रहे हो और सेम आरओसी के अंदर भी आप जा रहे हो, सेम आरओसी के अंदर भी आप जा रहे हो ना, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके अंदर, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन कर लेना और सिटी को चेंज कर लेना। लेकिन दूसरा दिक्कत कहां पे है, जब आप यहाँ पे दूसरे आरओसी के अंदर जा रहे हो, एक तो दूसरे आरओसी में जा रहे हो, या अगर मैं बात करूं आपके साथ तो आप यहाँ पे स्टेट को चेंज कर डाल रहे हैं, स्टेट चेंज हो रहा है आपका। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत है ये केवल और केवल दो वाली चीज के अंदर है यहाँ पे, है ना, बाकी और कुछ नहीं। तो अपने को जो डिटेल में पढ़ना है वो ये दो वाली चीज है, बाकी तो बहुत ज्यादा सिंपल है, बाकी तो आपको कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, देखो आपको पढ़वाता हूं, देखिए कहा गया
हाँ सफिशिएंट प्रोविजन हुआ अब फाइलिंग ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी विद द रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट्स, जहां पे वेयर द अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम रिजल्ट्स इन ट्रांसफर ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। देखो फ्रॉम क्या, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लगेगा अप्रूविंग अल्टरेशन फाइल्ड बाय द कंपनी विद रजिस्ट्रार ऑफ सच स्टेट विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब। दूसरा आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगने वाला है। और तीसरा अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ तो आपको मतलब ये वाली बात यहाँ पे की गई है कि जहां पे भी आपको शिफ्ट करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। अब चेंज इन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी है तो ऑब्जेक्ट को अगर आप चेंज करना है तो आप केवल और केवल स्पेशल रेजोल्यूशन को पास कर लीजिए, आप अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हो तो और उससे पहले आपने पैसा बुला के रखा है और वो पैसा अभी भी आपके अकाउंट में पेंडिंग है, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है आपने उनको एग्जिट ऑप्शन देना चाहिए। और ऑब्जेक्ट को चेंज करने से पहले आप इंग्लिश और वर्नाकुलर लैंग्वेज में पक्के से खबर डालोगे, इतना बता दो, है ना। तो ये वाली बात बोली गई है। जैसे देखो यहाँ पे अ कंपनी विच रेजेस मनी थ्रू पब्लिक एंड प्रोस्पेक्टस, अगर उसके पास कोई अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, अनयूटिलाइज्ड मतलब कुछ पैसा पेंडिंग वाला अमाउंट है, तो ऐसे केस के अंदर वो क्या, और वो शाल नॉट चेंज द ऑब्जेक्ट अनलेस स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड और सच रेजोल्यूशन पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, जो 2 लैंग्वेज में होने वाला है और यहाँ पे वेबसाइट के अंदर भी दिया जाएगा। और यहाँ पे डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स मतलब जो नाराज फुप्पा लोग हैं ना बेटा, उन लोगों को क्या बोला जाएगा, अगर तुम छोड़कर हमें जाना चाहते हो तो चले जाओ, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, हम तुम्हारे भरोसे नहीं बैठे करके, है ना। तो आप उसे डिसेंडिंग शेयर होल्डर को आप एग्जिट ऑप्शन आपको देना होगा। ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। क्या आप बात को समझे? बोलो ना, क्या आप ये बात को समझे? यस सर। आइए, अल्ट्रेशन टू बी रजिस्टर्ड, जो भी अल्ट्रेशन होता है बेटा इसको आपको रजिस्टर करवाना होगा। कोई मेंबर के पास अधिकार नहीं होता है कि वो डिविजिबल मतलब टू पार्टिसिपेट इन द डिविजिबल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो अल्ट्रेशन के कारण कोई भी मेंबर, ऐसा नहीं होता है कि गारंटी वाले को शेयर होल्डिंग मिल गई या कुछ ऐसा हो गया, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। अगर कोई आप मेमोरेंडम अल्ट्रेशन ऑफ अल्ट्रेशन आर्टिकल्स के अंदर या मेमोरेंडम के अंदर आप कोई भी अल्ट्रेशन करते हो तो जितनी भी कॉपीज है सारे कॉपीज के अंदर अल्ट्रेशन करना। अगर आपने एक भी कॉपी गलत वाली चले गई बेटा तो किसके ऑफिसर इन डिफॉल्ट को फटके बैठने वाले, ये बात तय है। समझ रहा बात को, ये बात बिल्कुल बिल्कुल तय है। ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। क्या आप इस बात को समझे? क्या आप इस चर्चा को समझ पा रहे हैं? ये सारे शॉर्ट में दिए गए हैं, जितने भी अपन ने चीजें देखा उसको चार्ट फॉर्म में इन्होंने कन्वर्ट करके दिया है। तो आप जब रिविजन करेंगे तो आप इस चार्ट से रिविजन कर लीजिएगा एक बार, है ना। समझना, इस चार्ट से रिविजन करिएगा। मैं भी आर्टिकल्स के अल्ट्रेशन से रिलेटेड अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला, अगर आप चाहते हो, आप अपने आर्टिकल्स को चेंज करना चाहते हो, तो ऐसे केस के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना होगा। बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एमओए भी एसआर से चेंज होता था, ये भी एसआर से चेंज होने वाला है, बराबर। अल्ट्रेशन टू इंक्लूड कन्वर्जन ऑफ कंपनीज, अगर आप कंपनीज को कन्वर्ट कर रहे हो जैसे प्राइवेट से पब्लिक और पब्लिक से प्राइवेट, तो ऐसे केस के अंदर अल्ट्रेशन का ही ये भी हिस्सा बनता है। Even if the where the company is private, even where a company being a private company, अगर ये अपने आर्टिकल्स को ये भी करवाना चाहते हैं, मतलब कोई लिमिटेशंस रखना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्शन, तो भी ये क्या मानी जाती है, तो भी ये अल्ट्रेशन ही माना जाता है। मतलब बात इतनी सिंपल है कि अगर आप एओए को चेंज करना चाहते हो, एओए को आप किसी भी फॉर्म में चेंज करना चाहते हो ना, तो इसे हम लोग अल्ट्रेशन का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं बताइए मुझे? अल्ट्रेशन का हम लोग इसको नाम दे देते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट कि जितने भी अल्ट्रेशन है ना, अगर इसका इफेक्ट कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड हो, बस यहां पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लगती। अदरवाइज आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगती है, इससे पहले अपन ने देख चुके हैं ना, नाम वगैरह के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन। लेकिन अगर आप ये केवल और केवल ये वाली चीजें करते हो ना, तो ऐसे केस के अंदर कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं आती है। ऐसी वाली बात ये लोग कर रहे हैं, बराबर, बिल्कुल बराबर। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके साथ, अब देखिए क्या बोला जा रहा है। प्रोवाइडेड दैट कोई भी एप्लीकेशन अगर पेंडिंग है बिफोर द ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर सकता है। जैसे देखो, फाइलिंग अल्ट्रेशन विथ रजिस्ट्रार, तो एवरी अल्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल copy of the central government approving such registration shall be filed with the registrar। कि आप अगर एओए को चेंज कर रहे हो तो ऐसे केस के अंदर ये आर्टिकल की कॉपी आप रजिस्ट्रार को दीजिएगा, कितने
15 दिन के अंदर जब अप्रूवल आ जाता है आप आरओसी के पास पहुंचा दीजिएगा। उसके बाद जो भी चीजें होती है उसके अनुसार सारे अल्ट्रेशन कॉपी आपको करके रख देना होता है। आपके पास जितनी भी कॉपीज छपी हुई एक तो उसको जला देना, उसको मत रखिएगा, उसका नाम ही मत रखिएगा बिल्कुल, या फिर दूसरा उसके अंदर भी वो सेम सारी चीजें अल्ट्रेशन कर लीजिएगा। ये सारे कॉपीज। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर कोई मेंबर है बेटा और वो आपसे एमओए की कॉपी मांगता है तो कितने दिन के अंदर देना चाहिए? 7 दिन के अंदर उसको अवेलेबल करवा देना एमओए और एओए की कॉपी। उससे पैसा लेना है तो आप पैसा भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एज पर एवरी एग्रीमेंट या जो भी होता है तो आप रिजोल्यूशन के अनुसार भी आप उसको कॉपीज अवेलेबल करवा सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं आती है। ये केवल और केवल एमसीक्यू के माध्यम से ही ठीक है, उसके अलावा कुछ ठीक नहीं है। आइए अब मैं आपके साथ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी यहाँ पे सेक्शन नंबर 12 से रिगार्डिंग चर्चा करूंगा। अ कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द मेंबर्स। तो ऐसे कंपनी में जो एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो उसको क्या मेंटेन करना होता है? उसको रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन करना होता है। जहां पे हम लोग अगर बात करें तो हमको क्या है बताइए ना, ये फिजिकल ऑफिस होता है कंपनी का, जहां पे सारे कम्युनिकेशन लेने देने सारे कंपनीज की जितने भी चीजें होती है ना, ये कहां पे होती है? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी के वहां पे की जाती है। बराबर, बिल्कुल बराबर। मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग नॉर्मल बिजनेस आवर्स के अंदर हम लोग रिसीव कर सकते हैं और उस चीज से रिलेटेड डिसीजन यहां पे लिए जा सकते हैं। सेक्शन 12 क्या कहता है? सेक्शन 12 यहां पे प्रोवाइड करता है कि रजिस्टर ऑफ द कंपनीज को आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स और सारी चीजें जो भी कंपनी से रिलेटेड है वो अगर आपको करस्पॉन्ड करना है तो आप वो रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर ही करस्पॉन्ड करेंगे। ये रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में डिटेल याद करना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 30 दिनों के अंतर्गत आपको यहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में एक्नॉलेज करना होता है, बताना होता है किसको? रजिस्ट्रार को। उसके बाद आपके इस रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन होता है, मतलब आपको बेसिकली वो सारे डॉक्यूमेंट्स बोलो, इलेक्ट्रिसिटी बिल और ये बाकी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके वेरीफाई इसको करवा लेना होता है। और फिर एक बार आपका कंपनी का नाम वेरीफाई हो गया उसके बाद उस जगह के ऊपर आपको कंपनी का होर्डिंग लगाना होगा और बाकी सारी जितने भी लेटर्स हैं हमारे, जितने भी हेडर्स हैं और ये सारी चीजों के ऊपर कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाना चाहिए। ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। क्या आप बात को समझ गए? जैसे देखो यहाँ पे लिखा गया है कि आप कंपनी का नाम लेजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करोगे? आप कंपनी का नाम वहां पे मतलब शो करोगे कि ये लेजिबल कैरेक्टर्स में या लेजिबल हैंडराइटिंग में आपको शो करना होगा कि ये कंपनी का ऑफिस है। उसके अंदर आपका सिन नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल और ऐसी सारी चीजें उसके अंदर आने वाली है जहां पे हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, आ जाइए। फिर नेम चेंज ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी अपना नाम को चेंज करती है तो ऐसे केस के अंदर मुझे एक बात बताइए कि ये नेम चेंज को भी अपने को रिफ्लेक्ट करना होता है क्या? हाँ, मतलब अगर देखिए अगर कोई नाम को आप चेंज भी कर रहे हो ना तो पुराने नाम को 2 साल तक भी आपको रखना होता है। ये वाली भी बात होती है, समझ रहे बात को? तो पुराने नाम को 2 साल तक रखते हुए चलिएगा। फिर बोला जा रहा है इन केस ऑफ ओपीसी आप 1 पर्सन कंपनी जोड़ोगे सामने नाम को। फिर बोला जा रहा है नोटिस टू रजिस्ट्रार की अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रार को अगर मतलब बेसिकली आप यहाँ पे अगर चेंज करना चाहते हो अपने रजिस्ट्रार ऑफिस को, मतलब आप एक जगह से दूसरे जगह अगर स्विच होना चाहते हो तो आपको 30 दिन के अंदर का क्या देना होगा? 30 दिन का मतलब 30 डेज का आप नोटिस 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रार को अप्लाई करना होगा कि हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा चेंज बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। तो पहले एसआर पास होगा और उसके बाद ही आप क्या कर पाओगे? उसके बाद ही आप आउटसाइड लोकल लिमिट। सुनिए बात को ध्यान दीजिए, देखो स्पेशल रेजोल्यूशन से आप आउटसाइड लोकल लिमिट्स ऑफ एनी सिटी की बात हो रही है, मतलब विद इन सिटी अगर कोई चीज है तो केवल और केवल बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा। हाँ सर, बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा, लेकिन सिटी के बाहर जाना है एसआर हमें लगने वाला है। अब चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ रजिस्ट्रार, मतलब ये क्या बात कर रहे हैं कि आपके रजिस्टर्ड ऑफिस को जो हम चेंज करना चाहते हैं ना, ये जुरिस्डिक्शन के बाहर करना चाहते हैं, समझो ना, ये जुरिस्डिक्शन के बाहर करना चाहते हैं। मतलब ये बेसिकली कह रहे कि सुनिए, ये बेसिकली कह रहे कि दूसरे आरओसी के अंदर चीजें जा रही है तो ऐसे केस के अंदर आप वो भी कर सकते हो, बट यहां पे सेम स्टेट में हो रहा है तो आपको रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई करना होता है। कंपनी रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई करेंगे। जैसे देखो ये जितने भी आरओसीज होती है ना, ये रीजनल डायरेक्टर के अंदर आते हैं और रीजनल डायरेक्टर्स जितने भी होते हैं ये एमसीए के अंडर आते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ
कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आते हैं। तो ऐसे केस में मैं रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई करूंगा कि देखो यार मैं ना यहाँ पे दूसरी सिटी जा रहा हूँ है, तो दूसरा आरओसी मुझे अलॉट कर दीजिए करके रीजनल डायरेक्टर को मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। और एक बार ये सब कंफर्मेशन वगैरह करके ये सारी चीजें इसके अंदर यहाँ पे आ जाती है। 60 दिन के अंदर पूरी चीजें यहाँ पे आपकी फिनिश ऑफ हो जाएंगी। एक बार सर्टिफिकेट आपको इश्यू हो गया तो ये एक प्रकार से कंक्लूसिव एविडेंस की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जाता है कि आपका ये जितने भी चीजें है ना परफेक्ट तरीके से हो गई है करके कंक्लूसिव ऑफ एविडेंस की तरह यहाँ पे मान लिया जाता है, ठीक है। चलिए अब मैं चलूंगा नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर दोस्तों। नेक्स्ट वाली चीज सेक्शन नंबर 10A होने वाला है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। आइए देखो जो भी हमारी कंपनी होती है बेटा, ये कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शैल नॉट कमेंस एनी बिजनेस या एक्सरसाइज एनी बोरोइंग पावर। कब तक? जब तक, समझिए बात को, जब तक अ डिक्लेरेशन इज फाइल्ड बाय द रजिस्ट्रार। 180 दिन के अंदर पहले डिक्लेरेशन फाइल किया जाएगा रजिस्ट्रार के द्वारा। क्या कि हमने जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करते वक्त आपको बताया था कि ये लोग हमारे सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम में, उन्होंने एक्चुअली में वो शेयर्स को ले लिया। समझिए बात को, उन्होंने एक्चुअली में वो शेयर्स को ले लिया। उस चीज के बारे में यहां पे ये लोग बताना चाहते हैं। मतलब डायरेक्टर्स को यहां पे क्या देना होता है? डिक्लेरेशन फाइल करना होता है। 180 दिन के अंदर आप डिक्लेरेशन को फाइल करोगे। कौन से चीज से रिलेटेड? कि हमने जो यहाँ पे चीजें, मतलब जो सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम है, उन्होंने एक्चुअली में शेयर्स को अप्लाई किया और उन्होंने शेयर्स को रख लिया करके, और यहाँ पे कंपनी, मतलब उन्होंने एक्चुअली में पैसे दे दिए उस चीज के, और उसके बाद ही आप अपना धंधा चालू कर सकते हो। अदरवाइज आप अपना धंधा नहीं चालू कर सकते। ऐसी वाली बात यहाँ पे की गई है। क्या आप बात को समझे? फटाफट बताइए मुझे। हाँ सर, है ना। दूसरा, कंपनी यहाँ पे इस चीज का वेरिफिकेशन वगैरह भी करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट या कंपनी को फटके बैठने वाले हैं। और जब आपने यहाँ पे अगेन, अगर आपने विद इन टाइम लिमिट डिक्लेरेशन वगैरह भी नहीं दिया ना, तो भी यहाँ पे आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है, ठीक है। तो 180 दिन का समय दिया जाता है बेटा, तो उसके अंदर आप सारी चीज़ों को अप्लाई कर लेना। अब देखो और चीज़ है यहाँ पे, क्या बोला गया है कि जो डायरेक्टर है ना, ये प्रिस्क्राइब फॉर्म के साथ कंटेंट शाल बी वेरीफाइड। मतलब ये जो डायरेक्टर अपने को डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर, सुनना बात को ध्यान रखना, ये डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा के देना होगा आपको। CA, CS या CA में अगर कोई प्रैक्टिस मैन हो तो इनसे वेरीफाई करवाना कि हाँ सही में सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ने, हमको डायरेक्टर के ऊपर भरोसा नहीं है ये, लेकिन जो 3 प्रोफेशनल बॉडीज है ना, ये जो प्रोफेशनल बॉडीज के लोग हैं, हमको इनके ऊपर भरोसा है। तो ऐसे केस के अंदर क्या करो, ऐसे केस के अंदर इन लोगों से पक्के से आप साइन करवा के ले लो, तो हमको भरोसा हो जाएगा, दिक्कत की कोई बात नहीं होगी इसके अंदर। समझ रहे बात को? तो ये वाली चीजें यहाँ पे बोली गई है। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम्स के रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 16 की बात करूंगा। अगर कुछ मान लीजिए कोई चीज, अगर न्यू नेम ऑफ द कंपनी में कोई गलती वगैरह हो जाती है, जो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती यहाँ पे हो रही है, ठीक है। कंपनी की गलती नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बाद में ऐसा नजर आता है कि आइला अपने से तो गलती हो गई करके, मतलब जो अपन ने प्रीवियसली रजिस्टर्ड किया ना कंपनी को, तो ऐसे केस के अंदर अपने से गलती हो गई। तो ऐसे केस के अंदर समझिए ये क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्ट कर सकते हैं कंपनी को, प्लीज अपने नाम को चेंज कर लो, और हम आपको 3 महीने का समय देते हैं फ्रॉम द इश्यू ऑफ सच डायरेक्शन, कि आपको जो भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन OR को पास करके अपने नाम को चेंज कर लो करके। हम आपको कह रहे हैं ना, हमसे गलती हो गई, आप चेंज करवा लो लेकिन नाम को, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो, ये एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद से किया। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जैसे मान लीजिए मैंने टाटा लिमिटेड करके कंपनी बनाया, तो टाटा वाले को गजब लग रहा है कि यार ऐसे कैसे तुमने टाटा बना दिया, तो हमसे रिलेटेबल लग रहा है। तो ऐसे केस में यहाँ पे टाटा कंपनी क्या करती है, अप्लाई करती है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ दैट ट्रेडमार्क अप्लाई करता है बेटा, कि ये आइडेंटिकल लग रहा है या हमारे जैसा लग रहा है। तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या बोला जाता है, विद इन 3 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब मेरे कंपनी से 3 साल के बनने तक अप्लाई कर देना टाटा वालों, अदरवाइज भूल जाओ, हम फिर खुद को चेंज नहीं कर पाएंगे। आई एम रियली सॉरी। तो ऐसे केस के अंदर क्या बोला जाता है, मुझे 6 महीने का समय दिया जाएगा खुद को चेंज करने का, और उसके अंदर ही सारे डिसीजन यहाँ पे मुझे लेने होंगे। ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। फिर देखो, क्या अगर कोई ऐसा नाम है बेटा, कोई न्यू नेम विच आर विद इन द 15 days फ्रॉम सच नेम, तो आपको मुझे रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना होगा कि ये नए नाम को एक काम करो, मेरे नाम से कर डालो करके, और खत्म करो इस चीज को, है ना। ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। क्या आप बात को समझे? सभी लोग बताइए मुझे, क्या आप ये बात को समझे? है ना, आ जाइए। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, सुनिए,
नेक्स्ट वाली चीज, कन्वर्जन ऑफ द कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड करके, मतलब क्या कि ये जो कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो खुद को कन्वर्ट करवाना चाहती है। अब कन्वर्ट कौन से इसमें होंगी, एक क्लास से दूसरे क्लास में कन्वर्ट हो सकती है, जैसे प्राइवेट से पब्लिक तो आपने सुना ही है, लेकिन लिमिटेड बाय शेयर से लिमिटेड बाय गारंटी वगैरह होना चाहते हैं, तो ऐसे केस के अंदर एक क्लास से दूसरे क्लास के कन्वर्जन की यहां पे बात हो रही है ना, तो क्लास का क्लास चेंज हो जा रहा है, इधर पूरा के पूरा क्लास का क्लास चेंज हो रहा है, तो उसकी बात करेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 अ कंपनी में कन्वर्ट इन सम अदर क्लास ऑफ कंपनीज बाय अल्टरिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, फॉलोइंग इज द लॉ विथ रिस्पेक्ट ऑफ द कन्वर्जन से रिलेटेड है। सबसे पहला, बाय अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम अ कंपनी फॉर एनी क्लास रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट में कन्वर्ट इटसेल्फ एज अ कंपनी ऑफ अदर क्लास बाय द अल्टरेशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ दिस चैप्टर। मतलब आप एओए और एमओए को चेंज कर देना, मतलब सर मैं कह दूं क्या, एसआर को पास कर लेना, तो आप एक क्लास से दूसरे क्लास को चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना होगा, फाइल करना होगा एप्लीकेशन। कौन से चीज से रिलेटेड, आप फाइल करोगे रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन कि आप हमें क्या करना है, हमें इस क्लास को चेंज करना है। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, खुद को एकदम तसल्ली के लिए, फिर उसके बाद आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। ऐसे केस में मुझे बताइए, अगर आपके कोई ओल्ड लाइबिलिटीज, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है और ओल्ड कोई चीजें है, तो उसके ऊपर कोई खास फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वैसे ही रहते हैं, ओल्ड लाइबिलिटीज वैसे रहते हैं, ओल्ड ऑब्लिगेशन वैसे रहते हैं, ओल्ड डेट्स वैसे रहते हैं, सारी चीजें वही रहती है, समझना। पुरानी पूरी चीजें, उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उसको फुलफिल करना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते क्लास बदल लिया आप खत्म हो गई करके बात, आप ऐसा नहीं बोल सकते उसके अंदर, समझ रहे बात को? यस सर। आइए उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो सेक्शन नंबर यहाँ पे 19 आएगा, सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन द होल्डिंग कंपनी। तो जो भी सब्सिडरी कंपनी होती है बेटा, वो होल्डिंग कंपनी के अंदर, समझिए बात को, जो भी सब्सिडरी कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी के अंदर शेयर होल्ड नहीं कर सकती। एक तो खुद के थ्रू या अपने नॉमिनी के थ्रू वो शेयर्स को परचेस नहीं कर सकती, और होल्डिंग कंपनी भी उसको ट्रांसफर नहीं कर सकती, या किसी भी एनी अदर फॉर्म से सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को नहीं रख सकती है। देखो, होल्डिंग तो सब्सिडरी को रख सकती है, तभी तो वो सब्सिडरी बनी ना यार, कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन सब्सिडरी होल्डिंग की नहीं रख सकती, ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। लेकिन 3 केसेस के अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला है। पहला क्या, जब कोई सब्सिडरी कंपनी है ना बेटा, ये एक प्रकार से लीगल रिप्रेजेंटेटिव है किसी इंडिविजुअल की, और ये इंडिविजुअल जैसे ही बादलों में फना होता है तो इसके शेयर सब्सिडरी कंपनी के पास चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली अब शेयर्स उसके पास आ गए, तो वो क्या करे यार, वो क्या करे, वो कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, जब वो एज अ ट्रस्टी, मतलब एज अ ट्रस्ट में वो होल्ड करता है, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। और तीसरा, अगर सब्सिडरी बनने से पहले ही उसके पास क्या थे, होल्डिंग कंपनी के शेयर्स थे, तो वहां पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। ऐसी वाली बात यहां पे की गई है। क्या आप बात को समझ रहे हैं सभी लोग? बताइए मुझे। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है कब हम लोग मानेंगे कि हमने डॉक्यूमेंट्स को सर्व कर दिया, तो जब हमने डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट कर देते हैं, हम स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या कुरियर पोस्ट या कोई भी चीज हम लोग ये कर डालते हैं, तो ऐसे केस के अंदर हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने सर्विस कर दिया करके। रजिस्टर सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट टू रजिस्ट्रार या मेंबर्स, कब जब आप सेम चीजों का इस्तेमाल करके आप उनको डॉक्यूमेंट्स भेज देते हो, तो अगेन हम लोग कहते हैं कि सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स मान लिया जाता है। मुझे बताइए कितने आवर्स में हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाले को डॉक्यूमेंट्स पहुंच गया होगा करके? 48 आवर्स फ्रॉम द, वो जो लेटर एक बार अगर आप भेज रहे हो तो 48 आवर्स के अंदर हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाता है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आते हैं। कौन कौन डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं? तो की मैनेजरियल पर्सन या ऑफिसर या एम्प्लॉय जो भी बोर्ड के द्वारा डायरेक्टेड है, वो इस व्यक्ति को वो क्या कर सकता है बेटा, वो यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर सकता है। अब ये की मैनेजरियल पर्सन से रिलेटेड यहाँ पे चीजें बताई गई है कि की मैनेजरियल कौन होता है, याद करना, आज ही अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा था, है ना। तो ऑथेंटिकेशन कौन कर सकता है? केएमपी कर सकता है, या कोई भी ऑफिसर या एम्प्लॉय जिसको बोर्ड ने अथराइज करके रखा है, वो व्यक्ति यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से चीजों को अथराइज कर सकता है। उसके अलावा एग्जीक्यूशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या एंडोर्स वगैरह किया जा सकता है कंपनी के नाम पे? बिल्कुल, कंपनी अपने कॉमन सील से इसको एंडोर्स कर सकती है, दूसरे व्यक्ति को उसको एक्सेप्ट कर सकती है, और बहुत सारी चीजें होती है। मैं आपको चार्ट के माध्यम से बता देता हूं। जैसे देखिए, कंपनी हैविंग कॉमन सील, यस, तो ऐसे केस के अंदर अथराइज पर्सन यहाँ पे क्या कर सकता है, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया यहाँ पे उस चीज को मतलब यहाँ पे यूज कर सकता है। लेकिन नहीं है तो अथराइजेशन करना होगा 2 डायरेक्टर्स की मदद से। अगर कंपनी के पास
पास कंपनी सेक्रेटरी है तो डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी दोनों, अदरवाइज आप यहाँ पे एक सेक्रेटरी के इससे करते हो। तो कॉमन सील एक ऑप्शनल मैकेनिज्म हो गया बेसिकली। 2015 में अमेंडमेंट आया था एक, तो उसके कारण कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया गया। अब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर ऑथेंटिकेट करना है तो पहले तो कॉमन सील हुआ करता था, लेकिन अब तो कॉमन सील नहीं है। तो ऐसे केस में 2 डायरेक्टर्स और अगर कंपनी सेक्रेटरी तो कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स के साथ आप यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है पूरा। सो होप सो पूरी चीज एकदम आपको बढ़िया तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई हो करके जाने से पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से, अगर आपको ये सारा रिवीजन लेक्चर बहुत ही बढ़िया से समझ रहा है तो आप हमसे डेफिनेटली रेगुलर क्लासेस कर सकते हैं, प्लस या आइकॉनिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्लस के ऊपर मैं आपके लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, सारी चीजें, बेसिकली अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन होता है। जैसे हॉटस्टार का और नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, उसी प्रकार से एक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन होता है, जहां पे आपको सीए इंटरमीडिएट के पूरे 8 सब्जेक्ट का एक्सेस मिल जाता है जब आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो राइट। तो प्लस के अंदर आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। आइकॉनिक के अंदर आपको यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस मिल जाता है। तो जब भी आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले तो आप यहाँ पे डेफिनेटली आईजी सर कोड का प्रयोग कीजिएगा। अगर आपके दोनों ग्रुप आप अनअकैडमी से कर रहे हो तो आपने 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। या अगर आप कोई एक सिंगल, मान लीजिए आपने एक ग्रुप अटेम्प्ट कर लिया और उसके बाद अब आप सेकेंड ग्रुप की तैयारी करना चाहते हो तो ऐसे केस में 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी फिर सफिशियंट होता है, केवल और केवल सिर्फ ग्रुप 2 को पढ़ने के लिए, प्रोवाइडेड आपने ग्रुप 1 अपीयर कर लिया। लेकिन आपने अभी तक ग्रुप 1 भी अपीयर नहीं किया, ग्रुप 2 भी मतलब पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, तो 18 मंथ्स या ग्रुप 1 पढ़ लिया, ग्रुप 2 करना है तो फिर ऐसे केस में 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन इनफ होता है, राइट। तो कोड को ना मिलिए, आपका अपना कोड दैट इज आईजी सर, इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, जो भी अनअकैडमी के करंट ऑफर्स होते हैं, ये सारे ऑफर्स का एक्सेस आपको एक कोड से मिल जाता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूं मैं आपके साथ अगले रिवीजन सेशन में। टिल देन बाय बाय एवरीवन।